क्या थोड़ा सा मेरे पास, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट भी करता हूँ लोगों पे ना। आपके साथ कभी हुआ कि आपने किसी बंदे पे काफी ज्यादा ट्रस्ट किया हो और फिर उसने मतलब डिसऑनेस्ट निकल आया हो, कभी ऐसा? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। गुड लक, उन्होंने मेरे को धोखा दिया तो मैं सीखा उनसे कि भाई अभी ये नहीं करो। मेरे को हर महीने का फिक्स दे दे। जैसे ही सभी हो गया, 2 महीने के बाद मेरे को बोलते हैं अभी आपका तो कुछ है नहीं, ये तो सब मेरा है, जो करना है करो। लीगली मैंने ट्रस्ट करके, मैंने उसके ऊपर भरोसा करके सब उसके नाम से कर दी। इवन जगह इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई थी, वो रेस्टोरेंट बहुत ब्यूटीफुल बनाई थी, उससे मेरे को बोल दिया कि भाई अब मैं कुछ नहीं दूंगा, आप क्या कर लोगे। तो ऐसे भी लोग हैं, उनसे काफ़ी धोखा, तकलीफ होती है। उन लोगों को मैं इंडिया से लेके आया जहाँ पे वो 500 इंडियन रुपीज़ में भी नौकरी नहीं मिलती थी उनको। मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ जल्दी, अभी भी करता हूँ, और गलत काम कभी नहीं करूँगा। मैं किसी के साथ भी गलत नहीं करता हूँ मैं, और जो भी आते हैं मैं उनको हेल्प ही करता हूँ। नमस्कार हरीश जी, कैसे हो? नमस्कार, नमस्कार भाई, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास है नहीं भाई, एकदम थैंक मस्त। यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो है टाइम निकाला हमसे बात करने ऑलवेज के लिए। ऑलवेज वेलकम। तो हरीश भाजी, हम आपकी जो पोलैंड वाली जर्नी है ना उस पे आएंगे बाद में। पहले आप ये बताइए कि आपने जब आप इंडिया में कहाँ से आते हैं? मैं वैसे इंडिया में बॉम्बे से ही हूँ, अभी मुंबई। तो ओरिजिनली बॉम्बे, जब मैंने छोड़ा था बॉम्बे ही था, अभी मुंबई का नाम हो गया इसका। अच्छा, फिर आप क्या मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या था? आप मतलब बिजनेस में थे? आपकी फैमिली लाइक जो पेरेंट्स थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, क्या करते थे वो? नहीं, मेरी फैमिली में बिजनेस में मैं पहला ही हूँ, पहली जनरेशन हूँ। मेरे फादर जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर थे, अच्छी पोस्ट पे थे। और हम लोग 2 भाई और 2 बहन, और एक ही हमारे फादर कमाने वाले। तो बेसिकली हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल हैंड टू माउथ वाला ही रहा है शुरू से। जब हम लोग इंडिया में थे, तो जो फादर की जो सैलरी होती थी वो जस्ट इतना इनफ होता था कि 4 बच्चों को पढ़ाना, और उनका पूरा टिल ग्रेजुएशन तक उन्होंने जो हमको सपोर्ट किया। तो बेसिकली बैकबोन जो था मेरे फादर ही हमेशा रहे मेरे। उन्होंने ही मेरे को एनकरेज किया, रिस्क लेने की मेरी कैपेसिटी उन्होंने ही बढ़ाई। उन्होंने ही बोला तेरे को जो करना है, बिजनेस करना है, जो भी करना है तू कर, क्योंकि खाने पीने के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में, तू रिस्क ले सकता है तू। तो उनकी इंस्पिरेशन से मैंने अपना काम शुरू किया। वैसे इंडिया में मैंने बिज़नेस नहीं किया था। इंडिया में मैं 2-3 बड़ी जो कंपनियां थी उनका पहले शुरुआत तो मैं एज एन सेल्समैन बन के मैंने शुरू किया। फिर प्रमोशन होते होते मैं एक कंपनी का पूरा मैं मार्केटिंग हेड था, जो पूरा इंडिया मार्केट और एक्सपोर्ट भी मैं संभालता था। उस समय टेक्सटाइल का काम होता था, और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही मेरी शुरुआत हुई थी, और मैं उसी से जुड़ा हुआ था। और पोलैंड भी मैं उस टेक्सटाइल की वजह से ही आया था मैं यहाँ पे। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी थी पोलैंड आने की, वो टेक्सटाइल बिजनेस के वो हाँ जॉब के थ्रू थी, बिजनेस भी हाँ, नहीं तो था? पोलैंड में जॉब करने आया था 94 में। दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है वीवा के नाम से। तो मैं उनका, उन्होंने मेरे को बोला यहाँ पे, उस समय ये जस्ट कम्युनिज्म के बाद जो है पोलैंड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी यहाँ पे। मार्केट ओपन हो गया था, हर चीज़ की डिमांड थी, यानी जो भी चीज़ इंपोर्ट होती थी वो बिकती थी। और उस समय यहाँ पे पोलैंड जो था वो गारमेंट्स का हब था, स्पेशली वूच एरिया में बहुत गारमेंट की फैक्ट्रियाँ थी। तो हम लोग टेक्सटाइल इंपोर्ट करते थे फार ईस्ट से, जैसे कोरिया, ताइवान, चाइना, इंडोनेशिया, इन सब जगहों से हमारा माल आता था, और हम लोग गारमेंट की फैक्ट्रियों को सप्लाई करते थे। और उस समय मार्केट बहुत रॉ था। जब मैं आया था तो यहाँ पे मुश्किल से 100 इंडियंस भी नहीं थे, मना उस समय की बात है ये, 94 में। फिर उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट बढ़ा, लोग भी आए, और आज 1 लाख इंडियन से ज़्यादा हैं पोलैंड में। मेरे मल्टी जॉब्स में है, बिजनेस में है। और हमने यहाँ से टेक्सटाइल के काम से ही शुरू किया था, इंपोर्ट से। जैसे फैमिली वाले उस पे आते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपके फादर बड़े सपोर्टिव थे और मोम की साइड से भी सेम सपोर्ट रहा होगा। हाँ, मेरे मॉम की साइड बिजनेस वाले थे। मेरे मामा जो थे वो सब गारमेंट इंडस्ट्री में थे, उनकी फैक्ट्रियाँ थी गारमेंट्स की। लेकिन मेरे फादर जो थे वो सर्विस क्लास के थे।
तो इसमें कोई हेल्प मिली कि आपकी जो मोम्स की फैमिली वाले आपके मामा जो थे, बिल्कुल तो उनकी तरफ से आपको कोई बिल्कुल हेल्प? बिल्कुल मेरे मामाओं ने ही मेरे को अल्टीमेटली बिजनेस करना सिखाया। मैंने कॉलेज के बाद मैंने अपने मामा के वहाँ पे जो आउटलेट्स थे मैंने वहाँ पे जाके काम किया। मेरे को काम सीखने का बहुत शौक था और मार्केटिंग में और पीआर में मैं वैसे ही शुरू से ही बहुत अच्छा रहा हूँ। तो शुरुआत मेरी मेरे जो सबसे बड़े मामा थे उनके यहीं पे से शुरुआत हुई थी मेरी। फिर उसके बाद मेरे को एक अच्छा जॉब मिला, टेक्सटाइल की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी अंधेरी में, तो मेरे को वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली। तो मेरे मामा को नमस्ते बोला, बोला अभी मैं थोड़ा सा अपना देखूँ कुछ, क्योंकि वहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं थी। तो वहाँ पे क्या है, मेरे 4 मामा थे, तो उन लोगों की अपनी फैमिली भी बड़ी हो रही थी, सब था, दे वर वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा था उनका। और फिर मैंने अपना पहला जॉब किया था वहाँ पे बॉम्बे के टेक्सटाइल फैक्ट्री में। तो उनका मैं शुरुआत में तो मैं पूरी मैनेजमेंट नहीं, लेकिन मैं जो फैक्ट्री थी वहीं पे मैं देखता था, उनकी प्रोडक्शन भी, पैकिंग भी, हर चीज़ मैं देखता था। फिर उन्होंने देखी कि भाई इस लड़के में थोड़ी कैपेसिटी है क्या, तो उन्होंने मेरे को प्रमोट किया सेल्स में। फिर पहले मैं लोकली बॉम्बे में सेल्स करता था, जो भी बॉम्बे के रिटेल स्टोर्स थे कपड़े के, मैं उनके पास जाके माल बेचता था। फिर उन्होंने परफॉर्मेंस देख देख के फिर मेरे को उन्होंने एक स्टेट दिया, पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे करके फिर मैं पूरे इंडिया का हेड बन गया। फिर उसके बाद देखा कि इतना अच्छा काम है, तो मेरे नीचे काफ़ी स्टाफ आ गया, जो मैंने उनको उस लेवल के काम सिखा दिए और फिर मैं एक्सपोर्ट में आ गया। तो मैं पहली बार मैं मॉरिशस गया हुआ था, मॉरिशस में मैंने जाके माल बेच के आया था टेक्सटाइल का। फिर उसके बाद दुबई, सऊदी, ये सब जो अरब कंट्रीज़ थी, फिर वहाँ पे ट्रैवल करने लगा। कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए, तो वहाँ पे मेरे को 2-4 लोग मिले जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले थे। उन्होंने, हम लोग जैसे जाते थे कहीं ट्रेडर के पास या किसी को, तो उनके पास जाके बैठते थे, तो वो भी आते थे, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मेरे को, दूसरी कंपनी थी एक बहुत बड़ी, सिया राम्स का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने मेरे को जॉब ऑफ़र किया। फिर उनके पास काफ़ी काम किया मैंने, 3-4 साल मैंने उधर काम किया। हर जगह पे मैंने जहाँ से भी शुरू किया, तो मैंने रॉ मार्केट या जहाँ पे भी मेरे को लगता था अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं वो मार्केट लेता था जहाँ पे उनका एक्सपोजर नहीं था। तो मार्केट डेवलप करना, फिर उनको वहाँ पे कस्टमर्स को सेट करना, उनको सर्विस देना, ये मेरे में मेरी कैपेसिटीज़ है, मेरी स्पेशलिटीज़ है मेरी। तो उसके बाद फिर मेरे को वहाँ की कंपनी दुबई में मेरे को वीवा वाले मिल गए, जो वीवा बहुत बड़ी कंपनी है दुबई की। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हरीश भाई, हमारे को पोलैंड में मार्केट खोलना है, क्योंकि पोलैंड अभी इस समय बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो उन्होंने बोला पोलैंड भी है, रशिया भी उस समय बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा था। तो मेरे को बोला कि आप ये 2 कंट्री में से अगर हमारे साथ ज्वाइन करते हो, तो हम आपको कंट्री हेड बनाएंगे, और बहुत अच्छा पैकेज का ऑफ़र किया मेरे को। मैं ठीक है, मैं पहले जाके देख के आऊँगा, मेरे को मालूम नहीं, मैं कभी पोलैंड, हॉलैंड तो सुना है, पोलैंड तो कभी सुना नहीं था, ये उस समय की बात है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं रशिया गया, पहले वहाँ पे 10-12 दिन वहाँ पे रहा, पूरा मार्केट स्टडी किया। फिर पोलैंड आया, तो पोलैंड में उस समय यहाँ पे माना इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी और इतना बड़ा मार्केट था कि सब लोग आते थे, पोलैंड से माल लेते थे। उस समय बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, ये सब गारमेंट्स आके पोलैंड से लेते थे, क्योंकि मार्केट ओपन था उस समय। अभी तो बॉर्डर सब बंद हो गए। हाँ। तो जो भी गारमेंट्स यहाँ बनते थे वो सब इन कंट्रियों में ज़्यादा जाते थे। ऑफकोर्स पोलैंड में बिकते थे, जर्मनी जाता था माल, इटाली जाता था। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे मार्केट, रशिया में उस समय भी माना माफिया राज था, माना बहुत डर डर के लोग काम करते थे। मैं जिन से मिलता था, बोलते हम तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ तो ऐसे काम नहीं होता है, यहाँ पे तो आपको चुपचाप में काम करना है, जाके कस्टमर से मिलना है। जो वहाँ पे बाज़ार लगती थी ना, जैसे यहाँ पे पहले स्टेडियम होता था, हाँ। तो वो रशिया में भी ऐसे होता था। तो गया, तो मेरे को वहाँ पे ऐसा लगा कि हमेशा आपको थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी थी, और यहाँ पे आया तो यहाँ पे इतना अच्छा मार्केट था, हर चीज़ ओपन थी, लोगों ने बाहर बोर्ड लगाए हुए थे टेक्सटाइल के, वो सब, तो माना कोई डर ही नहीं था। तो मैंने फिर बॉस को बोला, मैं नहीं सर, मैं तो पोलैंड ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और मेरे को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मार्केट ओपन है और लीगल मार्केट है यहाँ पे, ऐसा नहीं है रशिया जैसा था, वहाँ पे ज़्यादा कैश के ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते थे। तो मैंने ये प्रेफर किया। तो हमने यहाँ पे पहले आके यहाँ पे एक बिल्डिंग खरीदी और आके यहाँ पे ऑफिस सेटअप की थी वीवा की।
फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने 4 साल 98 तक मैंने उनके साथ काम किया। फिर मेरे को थोड़ी सी ऑफ़र्स आ गई कि भाई आप क्यों अपना खुद का काम क्यों नहीं कर सकते हो, जबकि आपके पूरे कॉन्टैक्ट्स है, हर कस्टमर आपको जानता है, नॉलेज है आपको। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा राइट टाइम है जब मैं अपनी एक रिस्क लूँ और अपना काम शुरू करूँ। तो मैंने पहला सनटेक्स के नाम से यहाँ पे ऑफ़िस खोली और वहाँ से रिज़ाइन करके फिर मैंने अपना काम चालू किया 98 में। उसके बाद तो यहाँ पे तो मार्केट तो पता ही था, हर चीज़ नॉलेज था, तो फिर उसके बाद पीछे नहीं देखा। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आ गई कि अपने आप काम बढ़ता गया, बस पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा काम कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो हरीश भाई, जैसे आप 1994 में आए थे आप, हाँ जी। तो आपकी पोलैंड जर्नी थी, जब आपने स्टार्ट किया, आप पोलैंड आए, मतलब लैंग्वेज डिफरेंट, कल्चरल डिफरेंस, कैसा लगा आपको आके? बहुत चैलेंजेस थे उस समय। यहाँ पे मैं जब आया था उस समय आप समझो 98% लोग सिर्फ पोलिश बोलते थे, और उनका जो थोड़ी सी उस समय जो सोच थी वो थोड़ी कम्युनिज्म टाइप सोच थी। तो और यहाँ पे ऑफिस सेटअप करना, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत डिफ़िकल्ट था। तो हमारा एक लॉयर होता था उस समय जो हमारा ये सब लीगल काम करता था। तो उससे मैंने बात की, मैंने बोला तू यार महीने में कितना कमा लेता है? उसने बोला मैं इतना। मैं तो उससे काम कर, उससे तेरे को मैं 40% 50% एक्स्ट्रा देता हूँ, तो हमारे साथ ही काम कर। तो वो एग्री हो गया और उसने हमारी कंपनी ज्वाइन की। पोलिश आदमी था बट वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था, और प्रोफेशनली वो लीगल लॉयर था, यानी ये जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, ये सब का काम करता था, अकाउंटिंग। तो वो उसके आने के बाद मेरे को बहुत हेल्प मिल गई। मैं जहाँ भी जाता था उसको साथ में लेके जाता था, कस्टमर के साथ ट्रांसलेशन। उस समय कस्टमर्स सिर्फ पोलिश ही बोलते थे, लेकिन मैंने भी आप समझो मैक्सिमम साल भर में मैं सीख गया पोलिश। मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया और पोलिश लैंग्वेज, क्योंकि वो मेरे को लगा कि ये पहली चीज़ है जहाँ पे आप बैठे तो कस्टमर के साथ अगर आपको कोई चीज़ का कन्वर्सेशन करनी है, बार्गेनिंग करनी है या ऑफ़र करना है, तो पोलिश नहीं आती तो यू आर लाइक हैंडीकैप। मैं उसको बोलूँ ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर को बोलो, तो वो एक रैपो नहीं बैठ रहा था कस्टमर के साथ। तो मैंने पहले ये सोचा कि पहले पोलिश लैंग्वेज सीखूंगा, तो मैंने जल्दी पोलिश लैंग्वेज सीख ली। एंड देन उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मेरे को इसको, मैं हर किसी से खुद ही कम्युनिकेट करता था। तो आपने जब लैंग्वेज सीखी तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद? इंडिपेंडेंट हो गए, गाड़ी ले ली मैंने। ड्राइविंग लाइसेंस उस समय इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जैसे अभी डिफ़िकल्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया यहाँ का। मेरे को उस समय 10 साल का कार्ड मिलता था, जो पीआर जिसको बोलते हैं। हाँ। तो वो मिल गया मेरे को, तो कॉन्फिडेंस लेवल हो गया और अपना काम भी शुरू हो गया, नो बाउंड्स। फिर उसके बाद तो कभी आपको ऐसा लगा कि इंडिया से जैसे आप आए हो और अब आप पोलिश कल्चर में हो, कभी पोलिश कल्चर, पोलिश बंदों की या पोलिश कल्चर की साइड से आपको ऐसा लगा कि उन्होंने आपको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है? नहीं, पोलैंड में ये एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है, अभी भी ऐसे ही है। यहाँ के लोग रेसिस्ट नहीं है, वेरी कोऑपरेटिव, और पोलिश लोग 99% ईमानदार लोग हैं। आप जैसे हम लोग उस समय हमारा कपड़े का काम था, क्रेडिट भी देते थे, तो 99% ऐसा नहीं होता था कि कोई पैसे नहीं दे या प्रॉब्लम करे या और उन लोगों ने हमारे इंडियंस को काफ़ी अच्छी तरह एक्सेप्ट किया। आज भी ऐसे ही है। आज मैं बताऊं, जैसे 1 लाख इंडियंस हैं यहाँ पे, तो मेरे को नहीं लगता है। आपको देखो भी, ये जो रोड साइड क्राइम्स हैं छोटे मोटे, ये हर कंट्री में, ये तो ऐसा नहीं कि खाली पोलैंड में। अभी कोई हमारे इंडियंस भी कभी दारू पी के सिटी सेंटर में कहीं रात को अगर आप 12-1 बजे जाके थोड़ा सा करोगे, तो वहाँ पे भी मिल जाते हैं इस टाइप के लोग जो पिए हुए रहते हैं, या वो नॉर्मल है, वो हर कंट्री में। बाकी एज एन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग इंडिया से हैं या कोई कहीं और कंट्री से है तो ये हमारे को डिग्रेड कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा हमको वेलकम मिला था उस समय भी। ऐसा ही मेरे साथ है, क्योंकि मैं तो काफ़ी लेट आया था। मैं आया था 2016 में। तो जब मैं आया था मैंने भी यही फील किया था कि एक तो लैंग्वेज बैरियर तो था ही, बट लोगों की जो हेल्प थी ना, पोलिश बहुत हेल्पफुल है। हाँ। मैं कई बार सुनता हूँ कि बंदे बोलते हैं कि पोलिश बंदे जो है वो थोड़े से हेल्पफुल नहीं है, बट मेरा जो ओपिनियन है और जो मेरा पूरा ही, मैंने जो 9-10 साल बिताए हैं अभी, जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो पोलिश बंदों के साथ कंप्लीटली डिफरेंट रहा है। बड़े हेल्पफुल है, ईमानदार है, जैसे आपने बोला है। ईमानदार भी है। क्योंकि अब तो फिर भी बंदे पोलिश मतलब इंग्लिश बोलते हैं पोलिश अभी में। नई जनरेशन तो हर कोई बोल रहा है। हाँ, पर जब मैं 2016 में आया था तब ऐसा था कि कम बंदे बोलते थे और दे हैव हेजिटेशन, कि भाई हेजिटेशन थी कि भाई हम बोल नहीं पा रहे।
पर फिर भी अगर हम उसको हेल्प के लिए बोलते थे वो पूरी हेल्प करते थे, और नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर से ही चेंज करके हेल्प कर हाँ हाँ, देते थे, बिल्कुल कल भी बिल्कुल, ट्रांसलेट करके हाँ बता दिया जो हाँ। भी है। तो आप जैसे आपने बिजनेस सेटअप किया अपना, तो आपने जो आपका फर्स्ट बिजनेस था वो क्या था? मेरा फर्स्ट बिजनेस टेक्सटाइल का ही था। टेक्सटाइल हाँ, का? टेक्सटाइल होलसेल इंपोर्ट का था। और हम लोग उस समय चाइना मार्केट 98 में ऑलरेडी शुरू हो गया था। तो चाइना जो है वो सब दूसरे मार्केट जैसे कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, इनको अभी जो है ना अच्छी टक्कर दे रहा था। तो हम लोग ने शुरुआत तो की थी कोरिया और इंडोनेशिया से, लेकिन फिर हम लोग ज़्यादा चाइना के पीछे चले गए। और चाइना से जो टेक्सटाइल आता था वो यहाँ पे क्वालिटी वाइज, शिपमेंट वाइज, टाइम वाइज सब ज़्यादा सही होता था। और उसी में हम लोग ने ज़्यादा मार्केट बनाया चाइनीज़ फैब्रिक का। और यहाँ पे जो भी गारमेंट की फैक्ट्रियाँ थी उनको मैं उस समय, अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गए जब से पोलैंड ईयू में आ गया, तो गारमेंट इंडस्ट्रियों में थोड़ा प्रॉब्लम आया क्योंकि लेबर भाग गया, लेबर यूके चला गया, जर्मनी चला गया। वहाँ पे उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अच्छी सैलरीज मिली, तो सब वहाँ पे ज़्यादा चले गए। तो मार्केट जो था शुरुआत मैंने टेक्सटाइल से की थी। फिर 2005 में जब भी पोलैंड ईयू में आ गया 2004 में, तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी ये गारमेंट इंडस्ट्री जो है ना ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगी अभी, थोड़ा सा क्योंकि लेबर का प्रॉब्लम शुरू हो गया। जो नई जनरेशन आ रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा लेडीज़ ही स्टिच करती थी, तो नई जनरेशन जो आ रही थी उनको ये काम नहीं करना था सिलाई के मशीन पे बैठ के काम करो। उनके बाद और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफिस में काम करना, रिसेप्शन पे, बाकी काम उनको बहुत मिल रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि 2005 में कि अभी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, टेक्सटाइल तो रह गई, लेकिन फिर मैंने उस समय इंडिया से फर्नीचर इंपोर्ट करना शुरू किया। नहीं, उसमें ऐसे हुआ था, पहले पहले मैंने एक रिटेल स्टोर्स, मैं कर्टन्स भी इंपोर्ट करता था चाइना से। तो मैंने एक शोरूम यहाँ पे लिया। मैंने सोचा कि अपना एक आउटलेट खोलते जहाँ पे कर्टन्स का डिस्प्ले भी होगा और होलसेल भी होगा। तो जब वो शॉप का मेरी रिनोवेशन हो रही थी तो मेरी आर्किटेक्ट ने बोला कि आप इंडिया से हो तो थोड़ा इंडिया का जो फर्नीचर आता है एंटीक स्टाइल का, वो हम लोग इस शोरूम में 10-15 पीस शो के लिए रखेंगे, बेचना नहीं आपको, जस्ट एक अट्रैक्शन होता है ना, खाली पर्दे पर्दे वो एटमॉस्फेयर नहीं दे रहा था। हाँ। मैं ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टर थी उस समय, बड़ी तो नहीं थी लेकिन इम्पोर्ट करती थी। तो मेरी आर्किटेक्ट ने बोला चलो उसके पास चलते हैं, कुछ आइटम्स लेके आते हैं उनसे। ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे और करीबन उन्होंने 12-15 पीस जो है फर्नीचर के शो पीसेस, एंटिक स्टाइल के पीसेस ला के उन्होंने अपने शोरूम में लगा दिए। तो उन्होंने जब ये ओपनिंग की शोरूम की, तो जो भी कस्टमर आ रहे थे वो पर्दे तो ठीक है, उनको पता था पर्दों का शोरूम है, लेकिन जो आ रहे थे ये इंडिया का, ये पीस कितने का है, ये कितने का है। मैं हैरान हो गया। मैंने बोला हम लोग कर्टन्स का शॉप है ना ये। बोलते हाँ बट मेरे को ये भी चाहिए। तो मैंने 2-3 दिन देखा कि सब लोग जो आ रहे थे खाली वही चीज़ देख रहे थे। हाँ। तो मैंने उनको जिस प्राइस में मैं लेके आया था मैंने वही प्राइस का टैग लगा के मैं देखे कैसे बिकता है। तो वो टैग लगा दिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे 3 दिन के अंदर वो सब आइटम बिक गए जो इंडिया वाले डिस्प्ले के थे। फिर मेरे को लगा यार पर्दों से ज़्यादा अच्छा तो ये काम, ज़्यादा बिजनेस अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे को उस समय पता ही नहीं था कि ये जो फर्नीचर है वो इंडिया से कौन से स्टेट से आता है। तो मैंने 2-4 लोगों से पूछा, फिर जिससे मैं माल लेके आया था अपने डिस्प्ले के लिए उसके पास चला गया। ऐसे बात बात करते हुए उससे थोड़ी दोस्ती हो गई। तो मैंने ये माल आता कहाँ से इंडिया से? तो बोलते तू इंडिया से, तेरे को नहीं पता है? मैंने बोला मैं बॉम्बे से हूँ, लेकिन ये बॉम्बे का तो माल नहीं है ये। तो बोले ये तो राजस्थान से आता है, जोधपुर से आता है, तो ये तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे यही स्पेशलिटी है जोधपुर की। तो मेरा जोधपुर में एक दोस्त था राजेश गिदवानी करके, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे। बोलते हाँ यहाँ पे तो यही काम है, तो आजा मैं तेरे को दिखा देता हूँ। मैं अपना फ़्लाइट पकड़ के गया, वहाँ पे जाके एक फैक्ट्री में गया, वहाँ पे सन सिटी के नाम से। मैंने उसको जाके बोला भाई देख मैं अनाड़ी आदमी हूँ, मेरे को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तू यूरोप में एक्सपोर्ट करता है, अब तू मेरे को बता कि क्या आइटम पोलैंड में बिक सकते हैं, तू मेरे को हेल्प कर प्राइस वाइज, मैं तेरे साथ काम बहुत बड़ा करूँगा ना। बोला ठीक है। तो उसने मेरे को बोला मैं अपने पसंद से एक कंटेनर की असॉर्टमेंट बना के मैं तेरे को दे देता हूँ, तू लेके जा। अब कंटेनर तो बुक करके आ गया, मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे ये इतना बड़ा कंटेनर डिस्प्ले करे। तो लकीली यहाँ पे सामने की साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था कि फॉर रेंट। मैं गया, बात करके आया, सब उसको थोड़ा पेंट करा के लाइटिंग वाइटिंग करा के कंटेनर आया, वहाँ पे लगा दिया। तो 40 फीट कंटेनर पहला आया था फर्नीचर का।
तो जैसे डिस्प्ले किया, थोड़ी मार्केटिंग की, तो माल बिकने लगा और अच्छा बिकने लगा। जो यहाँ पे रिटेल स्टोर्स थे वो भी आने लगे कि भाई हमारे को ये माल चाहिए। फिर मेरे को लगा कि ये काम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, तो फिर मैंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके और इंडिगो के नाम से, इंडिगो डेकोर के नाम से कंपनी शुरू की हमने। फिर उसमें तो माना मल्टीपल और इतना बड़ा काम किया। फर्नीचर हम लोग, इंडियन फर्नीचर, इंडियंस में मैं था पहले, जो मैं लेके आया था पोलैंड में। वो लेडी थी वो, लेकिन वो ऐसे 6 महीने में एक कंटेनर लेके आती थी। वो रिटेल टाइप का काम करती थी। मैंने होलसेल चालू कर दिया उसका, तो काफ़ी उसमें भी बहुत बड़ी सक्सेस मिली हमारे को फर्नीचर की। फिर उसके बाद जो है, फिर हम लोगों ने यहाँ की जो सबसे बड़ी सुपरमार्केट की चेन है विद्रोन का, फिर उनसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हो गए। तो उन्होंने हमारे को प्रपोज़ किया कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं, नॉन फूड, वो फूड नहीं, जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, फर्निशिंग हो गया, टॉवेल्स हो गए, बेड, ये सब हमको चाहिए, आप हमारे लिए सोर्स करो। तो उनके साथ मेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई। फिर वो बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने माना, आप वॉल्यूम सोच नहीं सकते हो विद्रोन का, कि उस समय भी करीबन 2800 शॉप्स होते थे, सुपरमार्केट्स। फिर वो काम शुरू किया। फिर थोड़ा सा पैशन था फूड का। फिर हमने पहली रेस्टोरेंट यहाँ पे खोली थी नौवेश्वाद में, बुद्धा के नाम से। हाँ। तो फिर वो रेस्टोरेंट चालू की। फिर उसको सक्सेस देख के हमने 5-6 रेस्टोरेंट और खोल दी। 2 हम लोगों ने डिस्कोथेक्स खोले थे, एक पोजनान में और एक नौवेश्वाद में, त्यात्रो के नाम से। तो जैसे जैसे मेरे पास, मेरे को लगता है कि भाई इस बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और मार्केट है, तो मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करता गया। तो अभी तो खैर अभी थोड़ा सा स्लो डाउन, क्योंकि मेरी अभी एज भी हो गई, आई एम ऑलरेडी 61 नाउ। तो अभी मेरा बेटा रेडी हो गया तन्मय, तो अभी वो टेक ओवर कर रहा है। तो अभी हम लोग का उसके बाद, हाँ, फिर हम लोगों ने फूड स्टेप का काम शुरू किया हमने। मैं गया हुआ था इंडिया, तो जो बाबा रामदेव जी हैं, पतंजलि के जो ओनर हैं, उनसे मेरे किसी मिनिस्टर के थ्रू उनके साथ मेरी 1 to 1 उनके घर पे ही मीटिंग हुई। वैसे बातों बातों में उन्होंने पूछा क्या कर रहा है। मैंने बोला कि हमारे रेस्टोरेंट्स है, फर्नीचर का है और सुपरमार्केट। तो बोला, तू पतंजलि के आइटम क्यों नहीं बेचता पोलैंड में? मैंने बोला, भाई ये लाइन हमने कभी की नहीं है फूड की और कॉस्मेटिक्स की, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। बोलता नहीं, एक कंटेनर तो तू लेके जा और जाके बेच, मेरे को पता है ये चलेगा माल वहाँ पे ना। फिर वहाँ से एक कंटेनर पतंजलि का मैंने बुक कर लिया, जिसमें पतंजलि की कॉस्मेटिक्स थी, ये हर्बल मेडिसिन थी और ग्रोसरी भी थी। फिर वो कंटेनर आया, तभी मेरे पास ये जगह जो थी वो एम्प्टी थी, तो यहाँ पे मैंने शोरूम खोल दिया उसका। वो भी अच्छा बिकने लगा। तो एक टाइम का फेस होता है, जब आपका जिसमें हाथ डालो वो चल जाता है। फिर उसके बाद तो वो ग्रोसरी, क्या है, पतंजलि की जो पैकिंग थी वो रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं थी, छोटी छोटी पैकिंग आती थी, 50 ग्राम 100 ग्राम का हल्दी पाउडर। तो रेस्टोरेंट वाले बोलते ये तो हमारे पास बिकेगा नहीं, आपको तो बड़ी पैकिंग। फिर मैंने 2-3 फूड एग्जीबिशन अटेंड की, फिर वो काम शुरू किया। आज हम लोग फूड स्टफ में, मेरे ख्याल से हम लोग काफ़ी अच्छी लेवल पे पोलैंड में बहुत बड़ी लेवल पे काम कर रहे हैं। इम्पोर्टिंग, सब इम्पोर्ट करते हैं हम लोग इंडियन फूड स्टफ, मेनली राइस हो गया, स्पाइसेस हो गए, हर टाइप के आइटम जो रेस्टोरेंट्स को भी सप्लाई होते हैं और रिटेल स्टोर्स को भी होते हैं। तो अभी हम लोग फूड में इस समय सबसे ज़्यादा काम ज़्यादा कर रहे हैं, फूड आइटम्स, वो भी इंडिया, बांग्लादेश और थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी करते हैं हम लोग। तो जैसे आपने बताया कि अब तनाय जो है वो कर रहा है, तो अभी आपकी गाइडेंस है उसके साथ कि आप भी मतलब जो भी वो डिसीजन ले बिजनेस में या कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसमें, तो आपने ये बताया जैसे बिजनेस का काम चल रहा है, तो आपने ये जो स्वीट स्टोर सेटअप करने से पहले एक जगह और ली हुई थी जहाँ पे रेंट का काम था, जहाँ पे आपने रेंटिंग पे किया हुआ था। फिर आपने क्यों सोचा कि भाई अब अपना खुद लेके और फिर अपने ही उसमें स्टोर में सारा शोकेस करना नहीं, चाहिए? एक्चुअली ये बिल्डिंग जो है ना, मैंने 2000 में खरीदी थी। तो उस समय यहाँ पे टेक्सटाइल का काम मैंने ये यहाँ पे पहले तो सामने रेंट पे ली थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहीं पे शुरू किया था। अच्छा। तो बिल्डिंग में जगह बहुत बड़ी है हमारी यहाँ पे, करीबन आप समझो मेरे पास करीबन 4000 स्क्वायर फुट तो खाली एक्सपोजर है, उसके बाद वेयर हाउस है। तो जगह अपनी थी। हम लोगों ने रेंट पे जब किया था तो फर्नीचर का काम शुरू किया था और टेक्सटाइल का शुरू किया था, लेकिन उसके बाद सब हम लोगों ने कंसोलिडेट करके इसी जगह पे लेके आए। अभी हमारा मेन काम जो है, रेस्टोरेंट भी इधर ही है, फूड स्टोर भी इधर ही है, ऊपर हमारा बहुत बड़ा पार्टी हॉल है जहाँ पे शादियाँ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, वो भी इधर ही होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बैठते भी इधर ही, कंट्रोल भी हम चाहते हैं कि एक ही जगह से करें।
और हमारे को जो और है फर्नीचर भी यहीं पर ही है। फर्नीचर भी यहीं पर है जी। तो हर चीज़ हमने इसी बिल्डिंग में लेके आए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई मेरे को जानता है, तो यहाँ पे आते हैं तो लोगों को एक अच्छा अलग सा एटमॉस्फेयर मिलता है कि हर चीज़ इंडिया की है यहाँ पे। आप फर्नीचर देखोगे इंडिया, फूड देखोगे इंडिया, फूड स्टफ इंडिया, तो हर चीज़ इंडिया को हम लोग प्रमोट भी करते हैं और इंडियन ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेके आते हैं। अभी क्या पॉपुलेशन जो है पोलैंड में, जैसे नेपाली, बांग्लादेशी और पाकिस्तान, ये पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके जो उनके मेन जो बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, तो उनके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं अभी। तो वो भी हम लोग लेके आते हैं प्रोडक्ट, तो वो एक एडेड हमारे को बिजनेस मिलता है ये कम्युनिटी से, जो दूसरी कम्युनिटी है इंडिया के अलावा। आप क्या सोचते हो कि जब आप आए थे और अब इंडियन कम्युनिटी में कुछ फ़र्क आया है? इंडियन कम्युनिटी देखो, बिजनेस जो है वो एक अलग लेवल है। अभी जो कम्युनिटी इंडियन आ रही है वो ज़्यादा आ रही है वर्किंग क्लास, जो आईटी इंडस्ट्री में आ रही है, बैंकिंग में आ रही है। काफ़ी बड़े स्केल में साउथ इंडिया से अभी लोग आ रहे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट जो लोग हैं, अब वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। बिजनेस जो है अभी भी जो कंट्रोल, आज मैं आपको बताऊं कि इस समय भी 60-70%, 80% जो है वो हमारी जो सिंधी कम्युनिटी है उनके हाथ में है। ज़्यादा आप जो भी बिज़नेस देखोगे ज़्यादा सिंधी लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। और हम जब भी आए थे उस समय सिर्फ सिंधी ही थे, और मोस्टली सब दुबई और इंडिया से आए हुए थे, राजस्थान से, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, वहाँ से बहुत बड़ी कम्युनिटी आई हुई थी जो वाया दुबई आई थी। तो अभी आप समझो बिज़नेस जो है वो स्प्रेड भी बहुत हो गया है। जैसे आज मैं हूँ, मेरे यहाँ से जो स्टाफ करीबन मिनिमम यहाँ पे 100 कंपनियाँ होंगी, जो मेरे यहाँ से निकले हुए स्टाफ अपना काम शुरू किया उन्होंने। ऑलवेज गुड लक, मेरे को कभी भी ये नहीं था, मैं ऑलवेज उनके लिए विश करता हूँ वो बड़ा काम करें। आप टेक्सटाइल मार्केट जो पबेनिस में, वहाँ पे भी आप चले जाओगे तो काफ़ी वहाँ पे बड़ी जो भी शॉप्स हैं वो सब मेरे से यहाँ से निकले हुए हैं। तो अच्छा लगता है, बिज़नेस भी फैल रहा है, बिज़नेस बढ़ भी रहा है और बिज़नेस स्प्रेड हो रहा है इस समय। तो लेकिन अभी बिज़नेस जो ज़्यादा हो रहा है वो, ये कम्युनिटी एक रह गई है लिमिटेशन में, लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो अभी पोलैंड में आ रही है वो आ रही है सर्विस करने। सर्विस भी है और काफ़ी लोग हैं, जैसे उबर भी है, या इस टाइप के जो काम है, रेस्टोरेंट्स में भी काम करते हैं, नेपाली लोग हैं, तो वो भी है। आज मेरी भी यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स हैं मेरी, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो सब अभी नए जो आए हैं 2-4-5 साल में, सब इस टाइप के लोग ही काम कर रहे हैं ना। वो कम्युनिटी भी बहुत बढ़ रही है, जो जिसको आप बोलोगे वर्किंग क्लास कम्युनिटी, नॉट एजुकेटेड, बट जो इस काम के लिए हैं। आज रेस्टोरेंट्स में वेटर्स भी हैं, कुक्स भी हैं, ये सब कम्युनिटी भी बहुत बढ़ गई है अभी यहाँ पे। आपने जैसे बताया कि पहले आप बता रहे थे कि जब बिजनेस आपने सेटअप कर रहे थे, तो आप बता रहे थे जो स्टेडियम वाली जगह है, जब अब जहाँ नेशनल स्टेडियम बना हुआ है, वहाँ पर हाँ। पहले मार्केट थी। हाँ, वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट थी गारमेंट्स और हाउस होल्ड आइटम्स की। तो ये लोग जो है ना, ये मार्केट सुबह 3 बजे लगता था, तो ये लोग सब पहले एक दिन पहले आके माल यहीं से खरीदते थे। उसमें ज़्यादा गारमेंट्स का सबसे बड़ा मार्केट था। वो पूरा स्टेडियम जो था वो कंट्रोल था, ज़्यादा लोग थे वो पोलिश, यूक्रेनियन, रशियंस, इन लोग ही वहाँ पे माल बेचते थे वहाँ पे। और इन लोग आके यहाँ से माल लेके जाते थे, जिनको हम बेचते थे फैब्रिक, तो गारमेंट्स उनसे खरीदते वहाँ पे बहुत। और वहाँ से पूरा माल जाता था रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, लिथुआनिया, लातविया, चेक, स्लोवाकिया, वो सब मार्केट फिर उधर से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता था माल, अनब्रांडेड। बाकी ब्रांड वाले जो थे वो तो जैसे अपने ब्रांड से बेचते थे, वो तो स्टोर्स में बेचते थे, लेकिन जो जिसको ग्रे मार्केट बोलते हैं वो पूरा स्टेडियम में था। जैसे आपने बोला कि आपने बिजनेस सेटअप किया, तो आपने फंड की अरेंजमेंट कहाँ से की? कि भाई या तो फैमिली ने इन्वेस्ट किया, या आपकी सेविंग्स थी, फिर या फिर कहीं और से आपने इन्वेस्टर ढूंढे, कैसे किया आपने? नहीं, मैंने अपना बिजनेस अपने ज़ीरो कैपिटल से शुरू किया था। लकीली मेरे को कुछ इन्वेस्टर्स मिले दुबई से, सिंगापुर से। उन्होंने उस समय क्या होता था, फाइनेंसिंग का काम होता था बहुत ज़्यादा, तो उन लोग फाइनेंस करते थे हमारे को, और हम लोग जो है उनको जैसे मंथली जो परसेंटेज होता है वो हम उनको देते थे। लेकिन मार्जिन उस समय इतने बड़े होते थे कि ये 1-2% उनको देना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी।
तो स्टार्टिंग तो मैंने की थी वो सब पूरी आउटसाइड फाइनेंस से की थी। मेरा खुद का कैपिटल खाली इतना ही था कि ऑफिस की डिपॉजिट दे दी, ऑफिस थोड़ा सा फर्निश कर दिया, फर्नीचर वगैरह ले लिया, बस उतना ही पैसा था। बाकी मेरी पूरी एलसियाँ उस समय एलसी खुलती थी, यानी दुबई की बैंकें जो है ना हमारे कोरिया के सप्लायर को एलसी खुलती थी, वो माल शिप करते थे हमारे को, और हम लोग यहाँ पे जो फाइनेंसर थे उनको 60 डेज़ या 90 डेज़ की हमारे को क्रेडिट लिमिट मिलती थी, वो फिर उतने दिनों में हम उनको पैसे देते थे। तो मार्जिन्स होती थी तो हमारा जो है वो रोलिंग बहुत इजीली हो जाता था, और नॉलेज था आइटम्स का, आइटम्स वही बुक करते थे तो जो ज़्यादा चलते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग उसी में सेफ गेम करते थे। ज़्यादा ओवर फैंसी आइटम जिसमें रिस्क होती थी तो उसमें कमाई भी बहुत बड़ी होती थी, वो हम नहीं करते थे शुरू में, जब तक हमारा एक बेस बने, हमारा खुद का कैपिटल बने। फिर 3-4 साल 5 साल के बाद जब हमारा खुद का कैपिटल बन गया, फिर हमारे को किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, हम अपने पैसों से ही काम करते थे। तो आप जैसे बता रहे थे कि मार्केट में उस टाइम मार्जिन अच्छा था, बहुत अब अच्छा था। इतना नहीं है। अब तो एक्चुअली इतनी कंपटीशन हो गई है, उस समय हम लोग जो थे यहाँ पे 8-10 प्लेयर थे फैब्रिक में, टेक्सटाइल में, आज हैं करीबन 500। तो मार्केट एक तो स्प्रेड हो गया, और कंपटीशन देखो, हर किसी जो भी आदमी माल मंगाता है तो उसके खर्चे, उसका स्टाफ, हर चीज़, रेंटल, वो सब देना है। तो इन लोग क्या करते हैं, भाई चलो छोटा मोटा मार्जिन भी मिल गया तो चलो माल बेच दो, वो नहीं सोचते हैं। जो नए नए जो छोटे छोटे लोग जिन्होंने मेरे यहाँ से काम छोड़ के अपना शुरू किया, तो उनको क्या, उनको तो टर्नओवर भी करना है, पैसे भी सप्लायर को देने हैं, अपनी क्रेडिट तो उनको रखनी है ना। तो अभी जो है ना मार्जिन्स बहुत कम हो गए, वॉल्यूम्स पहले से बहुत बढ़ गए। जैसे उस समय हम लोग समझो 8-10 लोग $10 मिलियन का धंधा करते थे, तो अभी 100 मिलियन का हो रहा है, लेकिन 100 मिलियन का 500 लोगों में हो रहा है, तो स्प्रेड हो गया है बिजनेस अभी। वो पहले वाली बात नहीं है, पहले तो हम लोग 1 रुपये की चीज़ हम लोग 3 रुपये में भी बेचते थे, जो हमारी कॉस्ट आती थी। आज मार्केट इतना स्क्वीज हो गया है कि लोग 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये 10 पैसे में ही बेच देते हैं, पैसे चाहिए, हाँ। टर्नओवर करना है तो बेच देते हैं हम लोग। यू कैन नॉट स्टॉप। देखो हर किसी का अपना बिजनेस करने का तरीका होता है, हर कोई, जिनकी आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं यहाँ पे दुबई की, उनके खर्चे इतने बड़े हैं, 50-50 लोगों का स्टाफ रखे बैठे हैं, तो उन लोग उस टाइप के मार्जिन में काम नहीं कर सकते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग वो आइटम्स में प्ले नहीं करते हैं जो हर कोई करता है। सो दे गो फॉर फैंसी, या जो एक्सक्लूसिव आइटम्स हो जो किसी के पास नहीं हो, जिसमें मार्जिन्स प्ले कर सकते। तो मार्केट अभी 2 टाइप के कैटेगरीज में आ गया है। एक तो जो हैंड टू माउथ वाले जो बेसिक आइटम्स में प्ले करते हैं, एक हो गया जो फैशन से रिलेटेड है, और फ्यूचर प्लानिंग। भाई आज जैसे अभी गर्मियाँ चल रही, तो नेक्स्ट समर में क्या बिकेगा, उन लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं। भाई नेक्स्ट समर में ब्राउन कलर बिकेगा या पिंक कलर बिकेगा, तो उन लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिज़ाइनर्स की टीम रखते हैं, तो दे मेक स्टिल मार्जिन। उनके पास भी काम अच्छा है, बट वो रेगुलर आइटम्स पे नहीं करते हैं। फैंसी प्लस कलर प्रेडिक्शंस, क्योंकि यहाँ पे जैसे इटली और फ्रांस जो है वो सबसे ज़्यादा फैशन में आगे, तो वहाँ से ओरिजिनेट होता है कि भाई आने वाले 2 सीज़न में क्या कलर्स चलेंगे, क्या ट्रेंड चलेंगे, ये सब करते हैं। तो ये लोग उसको बहुत डीपली स्टडी करते हैं और उस हिसाब से इम्पोर्ट करते हैं, और माल पहले मंगा के रखते हैं। जैसे सीज़न, अभी आपको बताऊं, जैसे अभी समर है, अभी विंटर के माल जो है वो बिक गए, अभी जो आने वाला विंटर है उसको, तो नाउ दे आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट समर। तो उस टाइप की जो प्लानिंग करते हैं वो अलग कैटेगरी है, और मार्केट तो सबके लिए है। और कोई छोटे छोटे गारमेंट वाले हैं जिनको आज माल खरीदना और कल सीना है, स्टिचिंग में डालना है, तो वो लोग इस टाइप के जो लोग हैं, जो मिनी ट्रेडर्स जिसको बोल सकते हैं, उनके साथ काम करते हैं। ऋषभ जी, एक बात बताओ, जैसे मैं हूँ लाइफ में, मैं यहाँ आया तो मैं काफ़ी सारे बंदों से मिला, आपसे मिला और दूसरे जो थे उनसे मिला। तो आपका कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को देख के सीखा हो, किसी ने आपके गाइडेंस दी हो कि भी हरीश ऐसा कर लो आप, या फिर कोई मेंटोर रहा हो आप उसके पूरे बिजनेस के टाइम फ्रेम में? ऐसे देखो, आदमी को तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन मेरा जो थोड़ा सा काम करने का तरीका, मैं अपनी सुनता हूँ, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ जो सब कर रहे हैं वो नहीं करूँ, मैं कुछ थोड़ा अलग करूँ। मेरा उसी की वजह से ही एक मेरी सक्सेस है। एक तो ये है, और एक मेरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं यहाँ पे पोलैंड में, आप जो भी बड़े बड़े यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स है। आप कोई भी बड़ी इंडस्ट्री, आज बकोमा बोलो, विद्रोन का जो भी है, उनके जो मेन जो बड़े हेड्स हैं
उनके साथ मेरा उठना बैठना है। तो उनके साथ जब आप बैठते हो ना भाई कोई, तो बहुत कुछ आप सीखने मिलता है, क्योंकि ये लोग जो है ना ये प्लानिंग अभी की या 6 महीने के बाद की नहीं करते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट 5 साल के बाद। उन लोग आज जो प्लान करेंगे वो 5 साल का प्लान करते हैं कि आज विद्रोन का के पास अगर 2800 दुकान है तो 5 साल के बाद उनके पास 4000 होंगे, और उन लोग वो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से ही हर चीज़ प्ले करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जो अच्छे लोगों के साथ आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ सीखने ही मिलता है। और प्लस कॉन्टेक्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो ये पीआर इंडस्ट्री है हमारी, तो पीआर इंडस्ट्री में आज हम लोग अभी शाहरुख खान आ रहे हैं अभी 2 सितंबर को, तो उनकी शूटिंग है यहाँ पे, 1 महीने की शूटिंग है, वो करीबन 150 लोगों को लेके आ रहे हैं, उनका क्रू आ रहा है। तो उनके साथ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन्होंने हमारे को जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप ही हमारा पूरा कैटरिंग का और क्या बोलते हैं जो लोकेशंस का, हर जगह पे आप हमारे को सपोर्ट करोगे। ऑफ कोर्स इसमें गिव एंड टेक है, कोई फ्री में तो कुछ होता नहीं। तो कॉन्टैक्ट्स शुरू से हैं, इसीलिए आज वो हमारे को मिलते हैं वो कॉन्टैक्ट्स ना। तो ये पीआर इंडस्ट्री ये काम करती है। प्लस आप अच्छे बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हो तो यू लर्न कि आने वाले 2 साल में 4 साल में क्या करना चाहिए, या मार्केट किस तरह, क्योंकि अब मार्केट इस समय बहुत चेंज हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। अभी जैसे यहाँ पे हमारे इतने भाई लोग एजीडी का काम कर रहे हैं। अभी एजीडी का आपने देखा होगा लास्ट 1-1.5 साल में वो टेमू जो कंपनी है, हाँ। उसने ऐसे ऐसे प्राइस में माल बेच रही है जो इन लोगों की यहाँ पे होलसेल प्राइस है, उस प्राइस में टेमू रिटेल में बेच रहा है। हाँ। तो ये ट्रेंड अगर इन्होंने पहले स्टडी किया होता था या कुछ होता तो उनके साथ जुड़ जाते थे, या उस टाइप की कोई प्लेटफॉर्म के साथ मिल जाते थे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये एक आप में खुद में भी होना चाहिए, सीखने की एक लगन होती है कि भाई मैं अगर आपके साथ आज बैठा हूँ तो आपकी 2 जो अच्छी स्पेशल क्वालिटी है वो मैं पकड़ूँ, जो बुरी है वो तो रखो साइड में, जो अच्छी है वो सीखूँ। फिर वो मैं सोचता हूँ कि अब इसको कैसे मैं मटेरियलाइज़ करूँ और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये इनबिल्ट है मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्कूल ज्वाइन करता हूँ या कोई क्लासेस लेता हूँ कि भाई मार्केटिंग कैसे करूँ या बिजनेस के। अभी एक्सपीरियंस भी आज मैंने अपना कैरियर जो है मैंने स्कूल के बाद से ही मैंने काम करना शुरू किया था, साथ साथ में पढ़ाई भी की थी। जैसे मामा के साथ जुड़ा था तो वो मैं जब 16-17 साल का था तब से मैं उनके जाता था, बिजनेस पे जाके बैठता था, देखता था कैसे करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, हर चीज़ देखता था, कौन से बटन लगाते हैं, कहाँ से सोर्स करते हैं। ये सब इनबिल्ट है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप खुद ही कहीं से जाके सीख के और काम करो। सीखोगे तो वो ऑलरेडी है मार्केट में, आपको स्टडी करना है मार्केट को। हरीश भाई एक बात बताओ, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो पहले जो स्टेप होता है वो हमेशा हार्ड होता है, तो आपको कभी ऐसा टफ मोमेंट आई है बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया था? मेरे को शुरुआत में तो टफ मोमेंट नहीं आई थी, माना देखो बिजनेस में आपकी लक भी बहुत प्ले करती है, लक, कॉन्टैक्ट्स, और आपको जो लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, आपका स्टाफ, अगर आपके स्टाफ में अच्छे लोग जुड़ते हैं तो अगर उनको आप अच्छी तरह से ट्रीट करते हो तो वो भी आपका अपने आप ग्रोथ होता है। मेरे को अभी मेरा जो भी बिजनेस है मैं पर्सनली जाके लेकिन मैं जब मेरी ज़रूरत होती है तो मैं, आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे झाड़ू मारूँ तो मैं झाड़ू भी मारता हूँ, यहाँ से कार्टून उठा के उधर रखने हैं, वेयर हाउस में भी जाना है तो मैं जाता हूँ। मैं हर काम मैं अभी भी खुद ही करता हूँ। आज डिलीवरी भी करनी है, अगर कोई ड्राइवर नहीं है मैं खुद चला जाता हूँ। तो मेरे को अपने काम में कभी कोई शर्म नहीं आती है, या काम करने में मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये मेरी लेवल का काम नहीं है। ये मैंने शुरू से डे 1 से मैंने ब्लड में है। ऐसा हुआ बिजनेस में कि बिजनेस कुछ ग्रो नहीं कर रहा, कोई मोमेंट ऐसी आ गई हो तो, और आपने कभी ऐसा हुआ कि आपको करा कि यार ये छोड़ के कुछ और देख लूं, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत बार होता है। एक तो होता है कि मार्केट की जो सिचुएशन होती है वो स्टडी, और एक होता है जैसे मेरा बिद्रोनका के साथ में बहुत बड़ा काम था। वो क्यों था? क्योंकि जो वहाँ पे जो लोग थे वो मेरे बहुत ही क्लोज थे, उनके साथ मेरा अच्छा रैपो था। अभी वहाँ का जो सपोज जो मेन सबसे बड़ा हेड था उसका ट्रांसफ़र हो गया रशिया, तो अब वो नहीं रहा, फिर उसकी जगह पे दूसरा आ गया। तो उसके साथ इतना वो जब भी कोई भी इस पोजीशन पे लोग आते हैं तो वो पहले जहाँ काम करते हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स को लेके आते हैं। तो ये सिचुएशन आ जाती है कि अभी ये नए आदमी के साथ नहीं हो रहा है काम, अब ये काम इतना बड़ा कैसे होगा। तो मेरे को लगा कि अब नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैंने ब्रेक लगा दी, बिद्रोनका के साथ काम बंद कर दिया
और मैंने फुट स्टेप का काम शुरू कर दिया। तो मेरे को ये लगा कि फुट स्टेप ठीक है, अभी हो सकता है साल 2 साल 3 साल में मेरे को उसको बेस बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस था। आज मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ फुट स्टेप में, क्योंकि मेरे को लगा कि विद्रोह का अगर बंद हो गया, आज मेरा इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा स्टाफ है, तो खर्चे तो रखने ही है, तो मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई जल्दी कर लेता हूँ मैं मार्केट की सिचुएशन। आपने जैसे अभी आप बताया कि बिबिद्रों का के साथ आपने ये किया, वो जो थे वो चेंज हो गए, जो मैनेजर थे उनके, फिर वो दूसरी जगह आए। आपने दूसरी लीडल वगैरह जो है उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया? एक्चुअली में कॉन्टैक्ट्स इतने इजी नहीं होते, ये जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं ये इतना इजी नहीं है आप उनके अंदर एंटर करना, लोगों को पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं। मैंने कोशिश की थी, केयरफोर में भी शुरू किया, ओशान में भी शुरू किया मैंने, लेकिन वो लेवल ही नहीं बना इतना बड़ा कि उन लोग खाली मेरे से मिलके या एक एग्रीमेंट बना के खाली मेरे साथ काम करें। ये सब होता है कॉन्टैक्ट्स के साथ और आपका नेचर और आप कैसे उनके साथ मिलते हो नहीं मिलते हो। अब वहाँ पे मिल गया था बिदोनका में, जो भी स्टाफ था वो मेरे को पसंद करता था। हम लोग बाइंग के लिए भी साथ में जाते थे, इंडिया जाते थे, बांग्लादेश जाते थे। गारमेंट्स का बहुत बड़ा इम्पोर्ट था मेरा बांग्लादेश से। बिदोनका में जो भी गारमेंट्स बिकते थे वो सब मेरे ही होते थे। तो ये सब देखो, टाइम, मैं बता रहा हूँ, आपका टाइम फैक्टर, आपकी लक, ये सब एक साथ में अगर आपके जुड़ते नहीं हैं तो काम नहीं होता है। तो आप अपना सोचो कि भाई ठीक है, चलो अगर ये नहीं हो रहा है काम तो भी आगे फ्यूचर क्या, तो उसके बारे में सोच के उस पर वर्कआउट करो। मैंने हमेशा यही किया है। तो आप कहना चाह रहे हो कि हार्ड वर्क के साथ साथ लक भी होना चाहिए? 100% लक बहुत बड़ा प्ले करती है, और कॉन्टेक्ट्स, ये तीनों फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जैसे कॉन्टैक्ट्स कह रहे हो कि भाई कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, कॉन्टैक्ट्स बनाए कैसे जाए? अब जब तक आप किसी बंदों से मिलोगे नहीं तो कॉन्टैक्ट्स बनेंगे भी नहीं। देखो ये चेन होती है। अभी मैं सपोज, मेरा दोस्त संजय दत्त, सब हर कोई जानता है, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम लोग क्या माना रेगुलर कॉन्टैक्ट्स भी हैं, मिलते भी हैं, मैं बॉम्बे जाता हूँ, उनके घर पे भी जाता हूँ। अब उनके थ्रू शाहरुख खान का कॉन्टैक्ट आ गया, तो ये चेन बनती है कि भाई उन लोग बैठे होंगे कहीं पे, भाई हम लोग, मैं पोलैंड जा रहा हूँ, अरे वहाँ पे मेरा दोस्त है, तो जाके हरीश से देख ले क्या काम कर सकता है, या तेरी जो टीम है उनको बोल, उनको कांटेक्ट करे। उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन उनकी जो टीम है आज, उनके पास भी रेड चिल्ली जो प्रोडक्शन है, हाँ, जो उनकी पीआर टीम जो, हाँ, तो उनकी पीआर टीम ने कांटेक्ट किया, बातें की, कॉन्फ्रेंस कॉल हुए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने सेटअप वगैरह देखा, उन्होंने 2 आदमी भेजे हमारा खाना टेस्ट करने, सब कुछ हुआ, उसके बाद ओके भाई। तो ये चेन बनती है, यू नेवर नो, अगर आपकी लक अच्छी है, अभी वो संजय दत्त और शाहरुख खान अगर साथ में कहीं बैठे हुए और मेरी बात निकली, तो ये तो आपकी लक है ना, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वो मेरे बारे में उसको बोले। सही बात है। तो ये वैसे ही चेन बनती है और उसी से ही काम बनते हैं और बढ़ते हैं। यू नेवर नो, आज से 5 साल के बाद क्या होगा, हो सकता है और इससे बड़े काम हो जाए। बिल्कुल। यू हैव टू कीप ऑन हंटिंग, ऐसा नहीं है कि नेवर गिव अप, अरे नहीं अब तो मार्केट खत्म हो गया है, अब तो बैठ जाओ यार, छोड़ो, जो है उतने में खुश है हम लोग, क्या करें। अभी मेरे को अपने बेटे के लिए करना है, जो भी है वो अभी उसका एक बेस बनाना है मेरे को। मैं तो हो सकता है और 5 साल काम करूं, उसके बाद क्या, उसके बाद तो उसी को सब संभालना है। अब उसको मेरे साथ, इसलिए वो मेरे साथ में बैठता है, मेरी कैबिन में बैठता है, तो वो देखता है कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, किसके साथ कैसे अप्रोच है मेरा, जो कस्टमर के साथ कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ, ये सब चीज़ें वो सीख गया अभी। वो एक्चुअली क्या है ना, वो इधर पैदा हुआ है पोलैंड में, और अमेरिकन स्कूल में पढ़ा, उसके बाद जो यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है एसजीएच, वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे पढ़ाई की। तो उसका जो कल्चर है, और हम लोग क्या है, इंडिया से धक्के खा के, माना समझो 0 पैसों से हमने शुरुआत की, उसको एवरीथिंग रेडी मिला यहाँ पे, भाई पापा ने सेटअप। लेकिन ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी कैपेबल बॉय, और उसमें उसका जो आईक्यू है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको कभी आज तक गुस्सा नहीं आया है। उसको, मेरे को गुस्सा आता है, मैं कभी भी, वो मेरे को बोलता है पापा वाह, क्या ज़रूरत है, बेटर है छोड़ दो। तो उसमें कुछ क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, और वो बाकी जो मेरी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो सीख रहा है। आने वाले, अभी तो आई थिंक ही इज़ वेरी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट हैंडलिंग, लेकिन जैसे वो यहाँ पे पला बड़ा है, यहाँ पे हमें, तो उसको बार्गेनिंग करनी नहीं आती है। आज हम लोग किसी से बाइंग करते हैं, सपोज मेरे को आज 10 कंटेनर चावल के लेने, तो मैं बिल्कुल उसको कैसे रॉक बॉटम तक लेके आऊँ, वो उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकता है। वो बोलता है नहीं ठीक है ना पापा, उसे अच्छा प्राइस दिया होगा, तो अगर ऐसे लेगा तो तू बेच ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। आपकी बाइंग अच्छी है तो सेलिंग वेरी इजी। आपकी अगर 1 रुपए की चीज़ आपने अगर 90 पैसे में ली है,
तो आप 1 रुपए में बेच दो ना, बिल्कुल 10 पैसे कमाओगे ना। बिल्कुल वो थोड़ी सी अभी उसमें है, आने वाले हो सकते हैं 2-3 साल में जैसे मैच्योरिटी आएगी वो सीख जाएगा। जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो आपने बताया यहाँ पर जो बच्चे हैं, जैसे तोशा है, और आपने बताया कि जैसे तनाया कभी गुस्सा नहीं करता, सेम हम कभी गुस्सा कर लेते हैं, हाँ तो ऐसा लगता है यहाँ पे जो सिविक सेंस है ना, उसकी वजह से बच्चे बड़े शांत हैं यहाँ। हाँ क्योंकि मैं बताता हूँ, तोशा और मैं एक दिन रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, तो जैसे आप टर्न करते हो तो कई बार आपका एरो हो जाता है, राइट का। तो उसने देखा नहीं एरो हो गया, मैंने गाड़ी टर्न कर दी, उसने मेरे से जवाब मांग लिया कि आपने टर्न क्यों किया, क्योंकि वहां से बंदे जा रहे थे। मैंने बताया कि मेरी एरो हुई थी, उसने विश्वास नहीं किया, बोला नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने कार्ड करके फिर उसको दिखाया कि बेटे ये ऐसे हुआ था इसलिए। वे हमेशा ही यहाँ पे सिविक सेंस इतना है लोगों में कि ये हमेशा सवाल उठा देते हैं अगर आप कुछ गलत करोगे। जैसे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, उन्होंने अच्छा ही प्राइस दिया होगा, तो पर हमें पता है कि भाई कुछ चीजें जो है वो एज अ एल्डर, एज अ एक्सपीरियंस आप सीख सकते हो। ये क्या, ये जैसे घोड़े के इधर आंखों में नहीं वो लगा होता है ऐसा कि भाई उस तरफ आगे देख सकते हैं, तो ये आजकल की जो जनरेशन है उन लोगों को इसी हिसाब से किया है कि फोकस करो खाली आगे, इधर उधर मत देखो। तो वो इनमें वो आ गया है, वो कल्चर में आ गया है इनकी, तो वो है ठीक है। लेकिन है तो ब्लड इंडियन ही ना, इसको तो अल्टीमेटली बिजनेस तो हमारे जैसे ही करना पड़ेगा। यू हैव टू बी श्रूड। बिजनेस में अगर आप श्रूड नहीं हो, बाइंग में, सेलिंग में, कस्टमर सिलेक्शन में, यू कैन नेवर बी सक्सेस। आप हर किसी को माल दे दो उधारी पे, आप भीख मांगते फिर वो पैसे नहीं आते। आजकल मार्केट इतनी टफ हो गई है, और ऐसा नहीं है कि खाली मैं मोनोपोली हूँ, खाली मैं ही माल दे सकता हूँ, और 5 लोग बैठे हुए हैं। आपने अगर उधारी दी, उससे नहीं दी, वो दूसरे किसी के पास चला जाएगा, वहाँ पे तो पैसे दे के वहाँ से ले लेगा। बिल्कुल ओपन मार्केट है। तो ये सब चीज़ें आपको है ना, एक सिचुएशन को समझना और उसको कैसे हैंडल करना, ये बहुत ज़रूरी है। और वो अभी इनको सीखना है, नई जनरेशन को। इनको लगता है कि हर चीज़ ईजी है, पैसा है हमारे पास, ठीक है, सब काम भी ऐसे ही होएगा। वो नहीं है अभी, अभी और टफ होता जाएगा। अभी जैसे टेमू ने अभी ये एजीडी हाउस होल्ड वालों को पकड़ लिया है, ये हर फील्ड में आ जाएगा। अब क्या करोगे फिर आप? आज हम लोग सपोज चावल 10 दिलोती में बेचते हैं, वो टेमू वही 7 दिलोती में आपके घर में पहुंचा के जाएगा। आप क्या करोगे? टेमू जैसे, नॉट ओनली टेमू बट अभी और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आएंगे, बड़े बड़े यूएस से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कि भाई चलो एक बार पंप करो, मार्केट को डेवलप करो, साल 2 साल 3 साल तक तो दे पंप इन मनी, लॉसेस में भी जाए नो प्रॉब्लम, बिकॉज दे हैव सुपर एनॉर्मस फंड्स। वो कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। हम अभी ये सोचते हैं कि चलो ये तो खाली हाउस होल्ड आइटम में टेमो है, हमारा चावल थोड़ी बेचेगा, वो बेचेगा 100%। उसको पता है कि आज अगर चावल का यहाँ पे पोलैंड में 100 कंटेनर का वॉल्यूम है तो वो क्यों नहीं करेगा? उसका पैसा नहीं है क्या? कॉन्टैक्ट नहीं है, सब कुछ है, वो करेंगे वो। और हम लोग को अब उस चीज़ की तैयारी करनी है। जैसे आपने ये चीज बोली कि अब इस चीज की तैयारी करनी है, तो कभी ऐसा हुआ पास्ट में आपने कोई मिस्टेक की हो और फिर फ्यूचर में आपने उसी मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए कोई अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग चेंज किया हो, या उसके अकॉर्डिंग कोई इफेक्ट आया हो? नहीं, वो तो देखो बिजनेस में ही होता ही है। मैं क्या, थोड़ा सा मेरे पास, मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट भी करता हूँ लोगों पे ना। तो आपके पास अगर स्टाफ है तो भाई चलो भाई तू अच्छा लड़का है, तू मेरा ये डिपार्टमेंट संभालेगा, तू ही चला जा, बाइंग भी करके आ जा। और उसको सब पता हो जाता है कि भाई आज हम लोगों ने ये, जैसे स्टूल है, ये मैंने लिया है 10 दिलोती में और मैं बेच रहा हूँ 15 में, तो उसको दिख रहा है कि भाई 50% का तो मार्जिन है इसमें। तो वो हम लोगों ने जो ट्रस्ट बिल्ड करके, और उनको सब लोगों को मैंने ओपन दे दिया कि भाई तू गारमेंट्स की बाइंग करने बांग्लादेश चला जा, तो फर्नीचर की बाइंग करने राजस्थान चला जा, इस टाइप का। अभी वो मैं गलतियाँ नहीं करता हूँ। अभी परचेज और फाइनेंस ये सिर्फ मैं अपने पास ही रखता हूँ, और मैं अभी बेटे को दे रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि क्या, ये चीज़ें जो है ना, आपको अगर आप एक्सपोज करते हो तो आपकी बिजनेस की सीक्रेसी भी जाती है। और स्टाफ तो देखो, स्टाफ है वो आज आपके साथ है, कल किसी, मैं भी तो स्टाफ था, मैंने भी तो छोड़ा ना अपने बॉस को। क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे को हर चीज़ का नॉलेज मिल गया। तो वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। कुछ बिजनेस की जो सीक्रेसी है वो आप अपने पास ही रखो, वो आप अपना बता दो भाई ये चीज़ तुमको इतने में बेचनी है, कितने में खरीदी है वो अब नहीं, अब वो टाइम खत्म हो गया। यू हैव टू बी वेरी सीक्रेटिव इन योर बिजनेस। जैसे बोलते हैं कि हर चीज तो गुरु भी नहीं सिखाता शिष्य नहीं को। सिखाता है, सही बात है। तो ऐसे ही होना चाहिए ये। और अभी ट्रेंड और ख़राब हो गया। वो गुरु शिष्य वाली बात तो बहुत पहले की थी, उस समय लोग ईमानदार बहुत होते थे। आजकल हर किसी को फास्ट बक चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, शॉर्टकट्स में पैसे चाहिए।
अब वो जो है ना वो प्रॉब्लम करेगा हमारे को। आपके साथ कभी हुआ है कि आपने किसी बंदे पे काफी ज्यादा ट्रस्ट किया हो और फिर उसने मतलब डिसऑनेस्ट निकल आया हो, कभी ऐसा? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। गुड लक, उन्होंने मेरे को धोखा दिया तो मैं सीखा उनसे कि भाई अभी ये नहीं करो। कुछ कुछ लोगों को तो मैंने, जैसे कोई रेस्टोरेंट खोल के दी मैंने, और दूसरे सिटीज़ में वो उसको मैनेजर बना दिया। उन्होंने सब देखा, वहाँ पे काम सीख लिया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम करो, मेरे से महीने का फिक्स ले लो, भाई आप हर महीने इतना पैसा मैं आपको दूंगा, आप क्यों टेंशन लेते हो, इतना दूर आप आओगे। मैंने और ट्रस्ट कर लिया, भाई ठीक है चल। वो कॉन्ट्रैक्ट जो था मैंने उसके नाम से कर दिया, वो जगह के, मैंने तू खर्चे वर्चे सब तू ही कर ले, मेरे को हर महीने का फिक्स दे दे। जैसे ही सभी हो गया, 2 महीने के बाद मेरे को बोलते हैं अभी आपका तो कुछ है नहीं, ये तो सब मेरा है, जो करना है करो। लीगली मैंने ट्रस्ट करके, मैंने उसके ऊपर भरोसा करके सब उसके नाम से कर दी। इवन जगह इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई थी, वो रेस्टोरेंट बहुत ब्यूटीफुल बनाई थी, उससे मेरे को बोल दिया कि भाई अब मैं कुछ नहीं दूंगा, आप क्या कर लोगे। तो ऐसे भी लोग हैं, उनसे काफ़ी धोखा, तकलीफ होती है। उन लोगों को मैं इंडिया से लेके आया जहाँ पे वो 500 इंडियन रुपीज़ में भी नौकरी नहीं मिलती थी उनको, और यहाँ पे आके उन्होंने जब देखा कि आज इतना बड़ा काम कर लिया, अफकोर्स संभालता वही था, लेकिन संभालने का मतलब तो ये नहीं है ना। यू अगर मैंने आप पे भरोसा करके आपको बोल दिया कि भाई ठीक है तू 10 रुपये कमा रहा है तो 2 रुपये तू मेरे को दे दे, इन्वेस्टमेंट मेरी है, सेटअप मेरा है, ब्रांड मेरा है, वो नाम भी मेरा ही था, तो उसके बाद भी अगर आप ऐसे करोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि भाई कितना भरोसा आप किसी पे नहीं करो। कंट्रोल अपने हाथ में ही रखो, पपेट बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है लोगों को। आपको कभी ऐसा हुआ कि इसके बाद कभी आपके ट्रस्ट करने में, ट्रस्ट फैक्टर में कोई इफेक्ट आया हो कि यार अब इससे इतना ट्रस्ट कर लिया लोगों पे, अब विश्वास होता नहीं है? देखो ये मेरा नेचर थोड़ा सा अलग है, मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ जल्दी, अभी भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा सा, जैसे इन वक्त तो कौन सी लेवल तक उनको ट्रस्ट करना है, किस लेवल तक उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और क्या उनके राइट्स, वो अभी मैं सीख गया हूँ। वो पहले वजह से नहीं, पहले क्या था, हमारे इतने बड़े बड़े काम होते थे ना, तो भाई चलो ठीक है ये खोल दी, चल तू संभाले, ये खोल दिया तू संभाले, वो काम करते थे हम लोग। अब नहीं, अभी कोशिश करते हैं कि जो गिने चुने मेरे 2-4 जो मेरे खास हैं मेरे कंपनी में, उन तक लिमिट रखता हूँ कि भाई उनके पास काफ़ी पावर्स रहते हैं। बाकी पावर्स जो मेन मेरे और मेरे बेटे के हाथ में रहते हैं, और मेरी वाइफ भी, वो भी मेरे साथ में ही है, वो भी एक रेस्टोरेंट संभालती है, तो हम लोग तीनों बिजनेस में ही हैं, हमारी पूरी फैमिली। तो अभी वो ट्रस्ट वाला लेवल जो है मैंने अभी 90% बंद कर दिया। तो मैं ये पूछने वाला था आपसे कि एक एडवाइस क्या होगी अगर आप गाय, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 1998 में, तो ये अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप वहाँ जाके उस वाले हरीश को ये बता पाए कि भाई इस चीज़ से सावधान रहना, तो मेरे हिसाब से यही होगा कि बिल्कुल। भाई ट्रस्ट थोड़ा ढंग से करना। ट्रस्ट 99% नहीं करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने गट्स पे, आप अपनी क्रिएटिविटी उस पर ट्रस्ट करो। बाकी लोग तो देखो आजकल बहुत जल्दी फ़ायदा उठाते हैं हर चीज़ का, ये नॉर्मल हो गया अभी, और अभी की जनरेशन तो और ख़राब होती जा रही है। ये जो मैं बताऊं आपको, 2010 के बाद, 10 के बाद जो नए जनरेशन आई है, या 2000 के बर्थ की जो जनरेशन है, वो थोड़ी सी डाइसी है और थोड़ा सा फास्ट है, इंटेलिजेंट है। उन लोगों को पैसा चाहिए, जैसे बिना बिना टैक्सी के उबर का मालिक बनना है, या इंडिया में ओयो होटल्स है तो एक भी होटल नहीं है लेकिन मालिक है ओयो वाला। वो अभी उनकी जो सोच है अभी वैसी हो गई है। उन लोग अभी, ये हमारा जो है ना ट्रेडिशनल काम करने का बिजनेस जो है वो अभी ख़त्म होता जा रहा है। दे वांट फास्ट बक्स, और लैपटॉप पे बैठ के पैसे बनाने हैं, मेहनत नहीं करनी है। तो है और हो रहा है, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स है ना बहुत सारे। ऑफकोर्स एग्जाम्पल 1 करोड़ में हो सकता है 10 हो, लेकिन वो उनको पकड़ के समझते कि हम भी ये कर लेंगे, तो फिर लक फैक्टर आता है, किसी का हो जाता है किसी और का होगा, नहीं होता। नहीं होता है। आप जैसे आपने बिजनेस किया तो एक कोई ऐसा पॉइंट आया जब आपको लगा कि भाई अब तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है, ऐसा हुआ है? हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा कि मेरे को ऐसा ऐसा हुआ। लगता है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुली चल ही रहा है, लेकिन मेरे में एक है कि भाई हमेशा कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई और एक्सपांशन, ये मेरे में हमेशा रहता है, और मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ नया जो दूसरों के साथ नहीं है, वो मैं कैसे करूँ। फॉलोअर्स बहुत है, क्रिएटर्स आपको बनना है।
आप एक बात बताओ, जैसे आपने अभी बताया कि ये जो भी बिजनेस आप करते हो हमेशा सक्सेसफुल रहा है, और जो ऑनेस्ट वाला पार्ट भी है। इसके अलावा कभी आपने ऐसा हुआ है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है पर फिर भी आपको ये लगा कि यार कुछ और किया जा सकता है? नहीं, नहीं, उसी को बढ़ाओ। उसी को बढ़ाओ। हाँ, उसी में आप कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, कैसे आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हो। कोई भी जैसे गलती होती है तो स्टाफ को उसी समय करेक्ट करो। कस्टमर अगर कोई आपका खुश नहीं होता है तो वो हमारी प्रेमाइसिस छोड़ के नहीं जाना चाहिए कि भाई यार ये तो बेकार है यहाँ पे। ऐसा हमारे यहाँ पे बहुत नहीं होता है। इन लोगों को भी, और मैं भी खुद इन्वॉल्व होता हूँ, मैं भी जाके मिलता रहता हूँ। जब भी फ्री होता हूँ तो अपने कस्टमर से बात करता हूँ, पूछता हूँ क्वालिटी ऑफ फूड कैसी थी सर। तो मैं उस चीज़ को अपग्रेड करता हूँ। मैं हर बार अब बिजनेस अगर चेंज करोगे, अभी वो टाइम जो है ना डिफ़िकल्ट है इस समय। नए बिजनेस को जनरेट करना और उसको फिर सक्सेस लेवल पे लेके आना नॉट सो इजी। और वो एनर्जी नहीं है अभी मेरे में, जो पहले मेरे में ऐसा फायर थी, अब वो थोड़ी सी कम हो गई। अब वो बेटे में आए तो अच्छी बात है, वो कर लेगा। आप जैसे अब नई चीजें, जैसे आप अभी तो आप कोई नई चीजें कर नहीं रहे, आप जो भी है वो उसमें आप उससे भी बढ़ा रहे हैं। पर जैसे अब आपको सब जानते हैं, आप इंडियन कम्युनिटी में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो। अब आपको ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसा फील होता है आपको? अच्छा लगता है, अच्छा क्योंकि लगता मैंने है। किसी के साथ गलत नहीं किया आज तक। कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि हरीश ने मेरे को धोखा दिया या मेरे साथ चीट किया। ऐसा कोई भी नहीं होगा पोलैंड में जैसा, और मैंने किया भी नहीं है। मैं अगर कोई भी मेरे साथ भी गलत करता है तो गुड लक, और उसको बढ़ने दो आगे। उनको उनके साथ बिजनेस भी करता हूँ बाद में भी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि चलो भाई अगर ये बढ़ेगा तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको और आगे बढ़ने दो। तो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं, कभी भी ऐसा। तो आपने कभी जेलेसी फैक्टर रखा है? जेलसी मैं करता ही नहीं हूँ, किसी से भी नहीं। मैं मंदिर का भी प्रेसिडेंट हूँ। आज मेरे को मंदिर के प्रेसिडेंट में 18 साल से मंदिर में हूँ। मंदिर का 2008 में 2006 में हमने मंदिर बनाना शुरू किया था। तो आज मंदिर की वजह से भी मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने कभी भी मंदिर में ऐसा कभी ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे एक उसको अ, गलत तरीके से या गलत तरीके से एक्सपोजर नहीं। हमेशा अच्छा, जो भी इवेंट्स होते हैं मैं खुद पार्टिसिपेट करता हूँ, फंडिंग भी करते हैं। और मंदिर को आज हम लोग ने जब मंदिर खोला था उस समय महीने में 20 लोग भी नहीं आते थे, और अभी कोई इवेंट होता है तो आप देखो 1500 2000 लोग भी आ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी एक सक्सेस ग्रोथ है और अच्छा पीआर है। लोग हर कोई जानते हैं कि मंदिर की वजह से मेरे को जानते हैं, मेरे को जानते हैं मंदिर की वजह से। तो ये सब फैक्टर जो है ये सब काउंट करते हैं। और गलत काम कभी नहीं करूँगा मैं, किसी के साथ भी गलत नहीं करता हूँ मैं। और जो भी आते हैं मैं उनको हेल्प ही करता हूँ और उनको गाइड करता हूँ। मैंने तो काफ़ी ऐसे इंस्टेंस हुए जैसे इवन फैमिली प्रॉब्लम्स भी बैठ के सॉल्व किए हैं किसी के, या कोई ऐसा आ जाता है कि भाई इसने ऐसा किया, उनको बुला के सॉल्व करता हूँ। अभी बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे हुए, किसी ने किसी के लिए फेसबुक पे और ऐसे से गलत गलत लिख दिया हमारे रेस्टोरेंट्स वाले भाइयों के लिए, तो उनको भी बुला के उनको समझा के हटवाया उनके जो रिव्यूज़ थे या जो भी था। अगर गलत है तो, अगर जेन्युइन है तो उनको समझाया भाई तेरे को क्या फ़ायदा होगा उसकी बदनामी करने से। तो इस टाइप का मैं करता रहता हूँ। मैं सोशल वर्क भी बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, और हर किसी के लिए अच्छा ही करता हूँ मैं। आपका जैसे फॉरगिविंग नेचर है, अच्छा नेचर है, तो आप कभी ये सोचा है कि भाई अब आने वाले टाइम पे जैसे नई बच्चे हैं, आपको ये जो चीज़ है उनको भी सिखानी चाहिए कि भाई थोड़ा सा इस टाइप का नेचर रखो? सीखते हैं वो। सीखते हैं। तो एक ही बेटा है और वो साथ में ही बैठता है, तो आप उससे कभी बात करके देखो, आपको लगेगा कि वो मेरी कॉपी है। वो भी उसी लेवल से अभी बात करता है, हर किसी को हेल्प करता है, कोई उसमें ईगो वाली बात ही नहीं है। आज वो तो बॉर्न विद गोल्डन स्पून है। लेकिन आप उसको आज बोलोगे ना कि भाई ये 5 डिलीवरियाँ रेस्टोरेंट की रेडी है, ड्राइवर नहीं है, 1 सेकंड में उठेगा, अपनी गाड़ी उठाएगा, जाके डिलीवरियाँ करके आता है। कभी ना नहीं बोलते हैं उसमें। ये 2 प्लस पॉइंट, उसको कभी गुस्सा नहीं आता है और कोई चीज़ के लिए ना नहीं बोलता है, वो हमेशा यस। और कभी आर्ग्यू नहीं करता है किसी से भी। भाई चलो ठीक है, अगर ये लगता है वो गलत है छोड़ दो उसको, बाकी आर्ग्यू वगैरह नहीं करता है वो। उसमें बहुत ही ये बहुत ही अच्छी प्लस पॉइंट्स है उसमें। नहीं, ये चीज़ तो तो है, मैं नोटिस की। ये कैसे आती है, ये सब साथ में बैठे हैं, सीखता है, देखता है मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे तो ये सब अपने आप ऑटोमेटिक आ जाती है उसमें। नहीं, ये चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं आपको बता रहा हूँ हाँ कि आपका जो नेचर है, एक तो आपका वेलकमिंग नेचर है, हाँ आप कभी भी यहाँ आ जाओ। आप कहीं दूसरे रेस्टोरेंट पे जाओगे तो ऐसा लगता है कि भी कुछ ऑर्डर करो, आप यहाँ, मैं बता रहा था, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं अभी आए थे,
तो मैं उनको बता रहा था कि आप हरीश बाजी के पास चले जाओ, चाय तो वहां ऐसे ही मिलती है, आ जाओ चाय पी लो, आ जाओ बैठ जाओ। तो आपका इतना वेलकमिंग नेचर, और तनाई भी ऐसा है क्योंकि हाँ। मैं, आप थे नहीं तो मैं बीच में आया था एक बार, तो उसका भी ऐसा ही था कि भाई आप चाय पी लो, या कोई हेल्प चाहिए आप बता दो, तो है मतलब ये चीज ऑफ कोर्स आपने उसको आपने सिखाई है, पर ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो आप एक बच्चे को सिखा सकते हो। और हम तो उनको एक कल्चर, एक क्या बोलते हैं, एक सीख दे सकते हैं, और उसमें वो कैपेसिटी है सीखने की, तो अपने आप सीख लेगा। इतने ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे, वो अपने बाप को समझते कि ये तो बेवकूफ़ है, छोड़ो ये क्या बेकार धंधा करता है, मैं तो ये काम कर लूँगा, फिर वो धोखा खा के फिर आके वापस बैठ जाते हैं। तो इसमें वो चीज़ें ये बोलता है, जैसे हम लोग जो चल रहा है उसको कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे ग्रोथ करें। एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने, एक उसने अभी ये क्लाउड किचन का बीच में बहुत वो आया था, हाँ, तो मेरे पास आया, बोलता है पापा अभी एक जगह बन रही है, वहाँ पे 20 किचन बन रहे हैं क्लाउड किचन के, तो हम लोग वहाँ पे क्लाउड किचन खोलते हैं, खर्चा नहीं है वहाँ पे, खाली कुक्स होंगे और रेंट होगा, तो बाकी डिलीवरियाँ सब उबर और प्रश्न ये सब करेंगे, हमारे खाली कुक्स का आएगा ऑर्डर, बना के वो देना है। तो मैंने बोला कितना खर्चा आएगा, तो उससे रेंट गिनाया, लाइट का बिल, गैस, ये कुक्स की खर्च, सैलरी उनका, कुक्स का रहने का। तो मैंने बोला तन्ने, जो ये तू प्लेटफॉर्म पे माल बेचेगा या जो डिलीवरियाँ जाएंगी वो तेरा 30% लेके जाएंगे, 30% तेरी फूड कॉस्ट है, उसके बाद जो तेरे खर्चे हैं वो अबाउट मैंने कैलकुलेट किए 50% के ऊपर है, तू नहीं कमाएगा इसमें। बोलता नहीं पापा अभी तो ये बहुत आने वाला ट्रेंड जो है ना ये क्लाउड किचन का है, आप देख लेना, ये तो आप जो कैलकुलेट कर रहे हो मिनिमम सेल की कर रहे हो, लेकिन हम लोग हो सकता है कि इससे 4 गुना ज़्यादा सेल करेंगे। हाँ ठीक है तने, तेरे को करना है तो एक्सपेरिमेंट तू करके देख ले, लेकिन आई डोंट वांट टू गो फॉर। बोलता नहीं प्लीज़, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, अबाउट मेरे ख्याल से 100,000 ज़लोती की इन्वेस्टमेंट थी सब मिला के। ठीक है, उसने किया, 6 महीने में थक गया, बोलते पापा यू आर राइट, आई प्रॉमिस, मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैं मेरे से नहीं होगा। उसने अल्टीमेटली जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना ही लॉसेस भी किया और काम बंद कर दिया। उसके बाद अभी वो समझ गया है कि बेटर टू गो विद द एक्सपीरियंस, नॉट विथ भाई ये चल रहा है तो हम कर लें। ऐसे तो आपको पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी आएगी बिल्कुल। कि ये बिक रहा है इसका तो हम भी ये मंगा लें, ऐसा नहीं हाँ। होता है। आपका तो लाइन होनी चाहिए, आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए उस माल बेचने की, और खर्चे आजकल आपको पहले कैलकुलेट करने हैं कोई भी बिजनेस में, और उस बिजनेस में अगर आपको मार्जिन्स दिखती हैं कि भाई हाँ आपके ये खर्चे वगैरह कैलकुलेट करने के बाद भी आप पहले 1 साल में अगर लेवल पे आ जाते हो नो प्रॉफिट तो भी अच्छा है, क्योंकि वो बाद में ग्रो होगा। लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशन है ही नहीं और आप अपना दूसरों को देख के ट्रेंड समझ के और काम करते हो, नहीं ऐसा नहीं। और वो ट्रेंड नया नया शुरू हुआ था और बंद भी हो गया। वहाँ पे 20 किचन खुले थे, सब ने बंद कर दिया वहाँ पे, तो वो नहीं चला। वो यहाँ पे ठीक है, वो फ्रांस में और काफ़ी कंट्रियों में था सक्सेस, क्योंकि ये जो चेन थी वो ओरिजिनली फ्रांस की थी। तो उन लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे कि हमने वहाँ पे 50 ऐसे किचन क्लाउड किचन खोले हैं। अब पोलैंड भी ट्रेंड आ रहा है। हर कंट्री का अपना अलग ट्रेंड है, अलग कल्चर है। यू कैन नॉट कंपेयर कि जो चीज़ फ्रांस में चलेगी वो पोलैंड में भी चलेगी, या जो जर्मनी में चलेगी यूके में चलेगी वो यहाँ पे भी चलेगी। आपको मार्केट स्टडी करना है पहले। तो ये चीज़ें जो है अभी वो समझ गए, लेट्स होप। और पोलिश जो ट्रेडिशंस देखे थोड़े से ओल्ड स्टाइल है, हाँ, ये न्यू स्टाइल में जाना इतना पसंद नहीं करते। इतना नहीं है। हो सकता है अभी नई जनरेशन अभी पोलैंड में जो आ रही है दे विल गो फॉर इट, या उन लोग अभी जैसे ट्रेंड आ गया। पहले तो लोग बाहर खाना खाते ही नहीं थे। मेरी जो इंडियन रेस्टोरेंट थी पूरे पोलैंड में 4th इंडियन रेस्टोरेंट थी, बुद्धा, जो नोवेश्वात में थी। प्राइम लोकेशन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट थी वो। लेकिन फिर भी वहाँ पे धंधा नहीं होता, क्योंकि लोगों में उस समय ट्रेंड नहीं था कि बाहर जाके खाना खाओ। वो इसलिए चलती थी क्योंकि टूरिस्ट जो आते थे वो आते थे, पोलिश लोग जो लोकल नहीं आते थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि नई जनरेशन सब ये ऑनलाइन खाना मंगाना, बाहर जाके खाना खाना ये शुरू हो गया है, क्योंकि इनकम जो है उनकी अच्छी बढ़ने लगी है। आज नॉर्मल पॉलिश जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो 10-15 हज़ार ज़लोती तो मिनिमम सैलरी मिल जाती है उनको, तो दे कैन अफोर्ड कि भाई महीने में उन्होंने 4 बार खाना बाहर भी खा लेते हैं वीकेंड में, या हॉलीडेज भी अफोर्ड करते हैं लोग। तो वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, और फ्रांस और जर्मनी के लेवल में आने में बहुत टाइम लगेगा अभी। तो वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ डेवलप्ड कंट्री कि पोलैंड इतना जल्दी अडॉप्ट करेगा। वहाँ पे तो आज जर्मनी में मेरे कोई दोस्त आते बोलते हैं वहाँ पे जर्मन लोग तो खाना घर पे बनाते ही नहीं है,
ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही खाते हैं ना वहाँ पे, वो ट्रेंड है वहाँ पे, कोई किचन में खाना नहीं बनाता है भाई, बाहर चलो चलो वहाँ पे खा लिया। उनके लिए 10-15 यूरो खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है, एंड दे स्पेंड इट। वो अभी लेवल यहाँ पे नहीं है अभी तक पोलैंड में, आएगा, लेट्स होप। तो ये तो हो गई बिजनेस की बात, अब थोड़ी पर्सनल बात करते जी। हैं। आप जब यहाँ आए थे, आपकी शादी हो गई थी? हाँ जी, मैं अच्छा, शादी तो आप शादी के बाद आए थे? बाद ही आया था। मेरी वाइफ को भी मैंने, जो मेरा एम्प्लॉयर था उसको पहली कंडीशन ये रखी थी कि मेरी वाइफ मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा वहाँ पे ना। क्योंकि यहाँ उस समय पोलैंड बहुत फेमस था, यहाँ पे बहुत इजी था, और यहाँ पे जो भी आते थे फॉरेनर्स उनके लिए यहाँ पे लोकल जो लड़कियाँ थी मिलना और शादी में करना या फंसना बहुत इट वाज, क्योंकि उस समय यहाँ की पब्लिक के पास पैसा नहीं था, और हम लोग आते थे तो उनको लगता था कि पैसे वाला है तो सब पीछे पड़ जाते। तो मैंने अपने बॉस को पहले ही बोला था, और मैंने आने के बाद 2 महीने में मैंने अपनी वाइफ को बुला लिया था। वीज़ा फॉर्मेलिटीज होती उस समय ईजी होता था, इतना मुश्किल नहीं होता था जैसे अभी है। तो मैंने फैमिली के साथ ही आया था यहाँ पे। तो आपने जब बिजनेस इंट्रोड्यूस किया तो आपने अमृता जी को साथ में इन्वॉल्व किया था या बिल्कुल, फिर वो साथ उन्होंने में बाद थी। में? वो जब भी मैं जॉब करता था तभी भी वो मेरे साथ में इन्वॉल्व थी। वो वहाँ पे जो हमारा जो रिटेल सेल होती थी, जो हम लोग इम्पोर्ट करते थे, उस समय क्या होता था होलसेल, जैसे कोई आया भाई किसी ने आधा कंटेनर लिया, 1 कंटेनर लिया, 10 पैलेट लिए, वो मैं देखता था। लेकिन कोई आता था भाई हमको 2 ताके चाहिए, 10 ताके, तो वो मेरी वाइफ ही देखती थी, क्योंकि वो लैंग्वेज भी बहुत जल्दी सीख गई है और वो बहुत स्मार्ट है। वो सेल्स में शी इज़ एक्सेलेंट। वो कोई भी अगर कस्टमर उसके सामने बैठ जाए वो उसको छोड़ेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ तो बेच के ही जाती है उसको। तो वो उसने मेरे को डे 1 से जो मेरा मॉरल सपोर्ट था वो मेरी वाइफ ही थी हमेशा, और वो आज भी वही है। हर जगह पे वो डिस्कस करना, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो उसका मेरा जो एक बाइंडिंग है और जो मॉरल सपोर्ट है, टच वुड द बेस्ट। आपको ये लगता है कि जैसे आप अमृता जी इंडिया से, आप भी इंडिया से हो, तो ये कोई इफेक्ट डालता है कि भाई आप हस्बैंड वाइफ एक ही कंट्री से हो या एक ही लैंग्वेज बोल रहे हो, तो इसका जो है मोरल सपोर्ट पे या फिर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, इसका कुछ इफेक्ट पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। देखो देखो यहाँ के जो लोग हैं ना, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ के पोलिश लड़कियों से शादी की हुई है ना। यहाँ का कल्चर और यहाँ की सोच बहुत डिफरेंट है हमारे इंडियन कल्चर से। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग आपस में जो होनी चाहिए ना, वो इंडियन टू इंडियन में बहुत होती है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से यही कल्चर और यही देखा हुआ है। और आर्ग्यू नहीं करती है मेरी वाइफ मेरे साथ में ज़्यादा नहीं, बाकी सजेशंस देती है, कोई भी चीज़ में डिबेट करती है, डिबेट भी करती है वो, लेकिन उसको अल्टीमेटली अगर कन्विंस करो कि भाई ये सही है, हम लोग ऐसे करेंगे, तो वो साथ देती है हर चीज़ में। फिर चाहे वो हो सकता है नहीं सक्सेस हो, लेकिन ऐसा नहीं वो फिर मेरे को बोलती रहेगी कि देखा मैंने तो बोला था ये नहीं होगा, या मैंने मना किया था। वो चीज़ें हमारे में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कल्चर जो पोलिश लोगों का है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो बिल्कुल स्ट्रेट टू स्ट्रेट, भाई तेरा तेरा मेरा मेरा, वो वाली बात अभी भी है यहाँ पे। वो हमारे इंडियन कल्चर में इंडियन तो नहीं कल्चर है। में नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में दोनों साथ ही चलते हैं साथ ही और चलते एक ही हैं। डायरेक्शन में हाँ, चलते हाँ, हैं। आज मेरे को 37 ईयर्स हो गए हैं शादी को, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग ने ऐसा कभी सोचा भी हो कि भाई चल तू अपने रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। कभी ऐसा हुआ है आप दोनों ने बिजनेस के टाइम पे कुछ सेक्रीफाइस किया हो कि यार आज जैसे हॉलीडेज, चलो यार हॉलीडेज नहीं जाती है, पैसे बचा के बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते या कुछ और कर लेते, कभी ऐसा हुआ है? शुरू में हुआ था ये बहुत। शुरू में जब भी हम लोगों ने नया बिजनेस शुरू किया था तो हमारे पास पैसा खुद का तो था नहीं। अच्छा, जिनको देना है उनको देना है, तो वो एक नियत होती थी कि भाई नहीं, पहले तो उनको पैसे दो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम लोग सुपरमार्केट में भी जाते थे कि भाई हमको अगर आधा किलो टमाटर लेने हैं, तो मैं बोलता था अब ये काम कर, इस हफ्ते में हमको 250 ग्राम लगेंगे तो उतने ही ले। बेटर है हम लोग को जो पैसे हमारे पास फंड से वो उनको दें जिनको देने हैं। तो वो सेक्रीफाइसेस वो जो है ना वो किए हुए हैं हम लोगों ने। और हर जगह पे कोई हॉलीडेज तो हम लोग करते ही नहीं थे। हम लोग उस समय तो सिर्फ काम का ही नशा होता था और वही करते थे हम लोग। तो जब फिर उसके बाद अपना बेस बन गया थोड़ा सा पैसा, फिर उसके बाद एंजॉय किया हमने। शुरू के दिनों में मैं बताऊं 2 साल तक तो हम लोगों ने, 3 साल तक कुछ भी नहीं, नो एक्सपेंसेस, नो शॉपिंग। इवन जो शॉपिंग जो बेसिक ज़रूरी है वही, ऐसा नहीं लग्जरीज भाई आज हमको पास्ता खाना है या पिज़्ज़ा खाना है चलो बाहर चलते हैं, नहीं जाते थे हम। सब चीज़ जो है वो खुद बना खुद खाते थे।
तो आपको ये लगता है कि जैसे अब उस टाइम आपने जो जो ये टाइम था जो काफ़ी आपने टाइट हैंड से गुजरा, उसके बाद अब जो आप देखते हो कि भाई अब तो आप जो भी मतलब जो भी अच्छा लगे खा लो या जो भी ले लो, इससे कुछ एक्सपेंसेस में फ़र्क आया? आप अब भी ऐसी हैं कि यार घर ही खाते हैं, घर ही बनाते हैं? हाँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं बेकार खर्चे नहीं करता हूँ मैं। मेरा जहाँ पे लगता है कि हाँ, ये ज़रूरी है, मैं कोई पार्टियाँ नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है लेविश भाई आज 50 लोगों को बुला लिया पार्टी, मैं नहीं करता हूँ मैं। मैं अपना बेसिक और बहुत ही लो प्रोफ़ाइल रखता हूँ। मेरा आप देखोगे नहीं कि कोई कोई बहुत बड़ी, मैंने एक ही बड़ी पार्टी की थी जब घर की ओपनिंग की थी, जब संजय दत्त आया था, तो वो एक बड़ी पार्टी की थी। लेकिन मैं सर नॉर्मली बिलीव नहीं करता हूँ कि फालतू खर्चों में, कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं। शॉपिंग अगर मेरे को अच्छी लगती है, मैं इंडिया जाता हूँ, तो जैसे जून जुलाई में प्रमोशंस होती है तो मैं उस समय शॉपिंग कर लेता हूँ। बांग्लादेश जाता था, वहाँ पे अच्छी अच्छी ब्रांड्स के आउटलेट्स होते थे जो 20% प्राइस में मिलते थे, मैं ऐसी शॉपिंग करता था। मैं जाके कोई भी आप बोलोगे कि जाके लुई विटॉन का कोई लेके आओ, मैं नहीं लेता था, मैंने कभी नहीं करता हूँ मैं। वेरी लिमिटेड और वेरी कैलकुलेटिव लाइफस्टाइल जीता हूँ मैं। ये नहीं है कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आप लेते नहीं अफोर्ड हो। तो नहीं कर सकते हो, लेकिन क्यों, मेरे को लगता है कि ये शोबाजी वाला काम नहीं करना चाहिए। हाँ, लो प्रोफाइल ऑलवेज जो है, बेसिक। तो ये है आपका कि भी अफ़ोर्ड तो कर सकते हैं, पर क्या सेंस है इसका? सेंस क्या है, आज अब मेरे पास अगर घर में 200 शर्ट्स पड़ी हैं और मैं जाके और 2 शर्ट लेके आऊँ तो उसका सेंस क्या है? तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या क्या दिखाना आपको, कोई शादी वगैरह है या कुछ है तो भाई ठीक है, चलो थोड़ी वो शॉपिंग कर ली। बाकी ऐसे सेंसलेस बेसलेस जाके और शॉपिंग कर ली, वो नहीं करता हूँ मैं, कभी नहीं जाता हूँ मैं। और आप जैसे बता रहे थे आपकी फैमिली में आपके ब्रदर और सिस्टर भी है, राइट? हाँ जी, 2 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर है। सिस्टर है और 1 ब्रदर है। हाँ जी, अच्छा, वो कहाँ पे रहते हैं? वो इंडिया में रहते हैं। वो इंडिया में रहते हैं। मेरा ब्रदर यहीं पे था, 10-12 साल तक मेरे साथ में था यहाँ पे, लेकिन समहाउ उसका यहाँ पे लक चला नहीं। उसने जो भी बिज़नेस किए उसमें उसको काफ़ी लॉसेस हुए, तो फिर वो इंडिया में जाके अभी हम लोग अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई है, जो ये ऑर्गेनिक और आइटम्स है जो जैसे शिलाजीत, मोरिंगा, ये सब जो आते हैं फूड सप्लीमेंट्स, वो हम लोग बनाते हैं, वो एक्सपोर्ट करता है वहाँ से। और वो कहाँ रहते थे? मुंबई में ही? सब बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई मेरे में सब पूरी फैमिली बॉम्बे में ही है। और आप अब जैसे बिजनेस हो गया, पर्सनल लाइफ हो गई, आप इसको बैलेंस कैसे करते हो? मैं ज़्यादा डिवोशन बिजनेस को ही करता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में बताऊँ बिल्कुल नहीं के बराबर है। मैं कोई दिन छुट्टी नहीं करता हूँ। आज जैसे संडे है तो मेरे को अब संडे को भी ऑफ, मैं घर पे बैठ नहीं सकता हूँ। मेरे को पता नहीं कुछ फोबिया होता है, पता नहीं क्यों। मेरा ज़्यादा जो पूरा ध्यान रहता है वो सिर्फ बिजनेस में ही रहता है मेरा। इवन घर पे भी बैठता हूँ तो पूरा टाइम क्या बुक करना है, क्या आइटम आने चाहिए, कब आ रहे हैं, क्या आगे ट्रेंड आएगा, सब वो स्टडी करता रहता हूँ मैं। और घर में वैसे भी काम क्या है मेरे को समझ आ, तनय भी बड़ा हो गया है, अमृता भी संडे को आराम करती है। एक छोटा सा पपी है हमारे घर में, उसको वॉक पे लेके जाता हूँ। हॉलीडेज करते हैं साल में एक बार, अभी हम लोग ग्रीस और इटाली गए थे। लिमिटेड है, बाकी मेरा जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो सिर्फ बिजनेस पे ही ज़्यादा चलता रहता है और कोई चीज़ सोचता ही नहीं हूँ मैं, पता मेरे नहीं क्यों। जैसे यहाँ पे आपने पोलिश फ्रेंड्स है जो बिजनेस करते हैं, वे ज़्यादातर क्या करते हैं कि 2 महीने उन्होंने हार्ड वर्क किया और फिर उसके बाद वे लेते हैं वेकेशन। वो तो बोलते हैं कि मुझे भी माइंड रिलैक्स करना है। आपका वो नहीं है? नहीं, हमारे है ही नहीं। हमारे वो स्टार्टिंग से कभी किया ही नहीं है। रिलैक्स क्या करने का है, यहाँ पे भी बैठे बैठे भी रिलैक्स करता हूँ। मैं धंधा करता हूँ तो रिलैक्स करता हूँ, मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब पैसे आते हैं तो रिलैक्स हो हाँ जाता है कि बस, भाई हाँ, पैसे आ रहे हैं, पैसे रिलैक्स आने हो। भी चाहिए, जाने भी चाहिए। पैसे रखने का तो कोई सेंस ही नहीं है किसी को भी। ऑफकोर्स थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो हमारी आने वाले सपोज रिटायरमेंट टाइम पे हमारे को कुछ रिटर्न आए, वैसे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। कुछ रेंटल इनकम्स आएंगी, आ रही हैं बस, तो वो अपने आप को सेफ गार्ड किया हुआ है। बाकी तो अभी वो तन्ने के ऊपर है कैसे वो आगे उसको प्रोसीड करता है। आप जैसे बता रहे थे कि आप जो इंडियन कम्युनिटी में जो है इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप क्या इवेंट्स वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप इंडियन कम्युनिटी है जो इंडियन बंदे हैं उनसे मिलते रहे, बातचीत बनी रहे, तो उसके लिए क्या आप क्या देखो करते मेनली हैं? तो मंदिर में ही करते हैं हम लोग, जो भी करते हैं वहाँ पे मेरा सब लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। मंदिर को अपग्रेड करना, मंदिर के लिए क्या काम कर सकते हैं, वो मेन होता है। प्लस ये जो मेरा जो बिज़नेस है वो 99 तो नहीं बोलूँगा, रेस्टोरेंट में तो हमारा 80% पोलिश लोग हैं। ग्रोसरी का काम जो है वो मोस्टली इंडियंस हैं। ऊपर हमारा पार्टी हॉल है तो वहाँ पे भी सब
90% इंडियन पार्टियां होती हैं, 95%। तो वहाँ पे भी बहुत नए नए लोग, अभी जैसे आपने पार्टी ऑर्गेनाइज की, आपने 100 लोगों को बुलाया, तो वो 100 लोगों में हो सकता है मैं 20 लोगों को नहीं जानता हूँ, तो वो आते हैं, मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन हो जाता है, ग्रुप बड़ा हो जाता है, हमारी जो बिज़नेस है उसकी मार्केटिंग के लिए भी हो जाता है कि भाई उनको पता है कि भाई ग्रोसरी लेनी है तो इंडियन हाउस में आ जाओ, या इंडिया बुद्धा का खाना बहुत अच्छा है, पार्टी हॉल, हमारा एटमॉस्फेयर पार्टी का, पूरी प्राइवेसी होती है, पार्किंग लॉट पूरा है, यहाँ पे 100 का गाड़ियाँ भी आ जाए तो भी पार्क हो जाती है। तो उससे मेरा जो है वो अपने आप वो बढ़ता है, मेरा जो ग्रुप हो जाता है। आप कोई इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हो, जैसे इंडियंस के जैसे दिवाली वाला कोई इवेंट? वो हम लोग करते हैं, यहाँ पे करते हैं अपनी बिल्डिंग में, दिवाली पे करते हैं हम लोग, होली करते हैं हम लोग, और संक्रांति करते हैं, काफ़ी ऐसे लोहरी करते हैं, मैं लोहरी आया था। करते हैं हम लोग। तो वो इवेंट करते रहते हैं हम लोग उसमें, लेकिन जैसे हम हमारे जो जान पहचान के हैं वो ग्रुप आते हैं और उनसे इंटरेक्शन भी हो जाता है और एक रिलीजियस पार्टी भी हो जाती है ना। तो एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन आपकी तरफ से कोई लाइक काइंड ऑफ ड्यूटी है कि भाई आप अपनी तरफ से एक इंडियन कम्युनिटी को अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हो, ऐसा लगता है कभी आपको? मैं ऑलवेज यही सोचता रहता हूँ, और कोई भी मैसेजेस जो है वो गलत नहीं स्प्रेड करता हूँ। इंडियन कम्युनिटी को कैसे बढ़ाएं, कैसे उनको हेल्प करें, और कैसे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उनको कैसे सॉल्व करें। फंडिंग करनी है, कभी कभी कोई इंडियन आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उनको हम लोग पैसे देके उनको जैसे इंडिया भेजना है उनकी बॉडी को, ये सब भी काम मैं करता रहता हूँ मैं ऑलवेज। यस, कोई चीज़ के लिए ना, एनीथिंग इन डिस्ट्रेस, कोई भी इंडियन होता है तो मैं आगे आके हेल्प करता हूँ। जैसे आपने ये बताया कि भी कैसे किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया आप हेल्प कर सकते हो, तो आप लाइक आपसे आके वो यहीं पर ही मिल सकते हैं, आप कोई एक संस्था कोई आपने बना नहीं, रखी है? संस्था तो कोई नहीं है, मोस्टली सब यहीं पे आते हैं, और नेक्स्ट मंदिर, बाकी और कहीं नहीं। मैन तो वही मंदिर है कि भाई मंदिर में आए, हाँ, किसी ने मंदिर में तो मैं हर प्रॉब्लम किसी से, शेयर की तो आपके पास पहुंची तो आपने हेल्प हाँ कर दी। बिल्कुल। आप कोई ऐसी बात बताना चाहोगे कि जैसे इंडियन बंदे जो हैं वो अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर स्ट्रेंथन कर ले, ऐसा कुछ है? स्ट्रेंथन ऐसे करें कि कोई गलत काम नहीं करें, इंडियन कम्युनिटी का नाम नहीं खराब करें। देखो काफ़ी ऐसे आ रहे हैं इंडियंस, जैसे कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे लेबर क्लास के आ रहे हैं जो दारू पी के, आज अभी यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन इतनी अनईजी हो गई है कि काफ़ी लोग जो है अपने अपार्टमेंट्स इंडियंस को नहीं देना चाहते हैं। इंडियंस को भी, नेपालियों को भी, पाकिस्तानियों को। तो ये जो है ना, ये काम नहीं करें कि हमारा इंडिया का नाम नहीं खराब करें। इंडिया जिस ग्रोथ पे स्पीड में अभी इंडिया ऊपर आ रहा है, तो उसको एक हमारा जो सर है उसको ऊंचा रखें। गलत काम करके गलत मैसेज नहीं कि भाई इंडियंस ऐसे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें कि भाई चलो, ये देखो अभी ये यंग जनरेशन है, इन लोगों की एक जो सर्कल बन जाता है गलत, उसमें इन लोग या अल्कोहल के पीछे आ जाते हैं, ड्रग्स के पीछे आ जाते हैं, उसको अवॉइड करो और नाम नहीं खराब करो। बस मेन मेरा ये रहता है कि इंडिया का नाम मत खराब करो, इंडिया को हमेशा सर ऊपर रखो इंडिया का। और जिस इज्जत से अभी इंडिया को पूरी दुनिया देख रही है, आज मोदी जी ने जो काम किया है, तो यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। आज जो हम लोग आज 94 में जो हमारी इज्जत थी, यूरोप में कहीं जाते थे और अभी जाते हैं, इंडियन पासपोर्ट का जो वैल्यू बढ़ गया है अभी, इट्स अ टोटली बिग डिफरेंस। उसको बनाए रखो, उसको खराब मत करो काम को। इस चीज में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अब और इंडियन आए हैं, जैसे ऑफ कोर्स ये जो 1 लाख इंडियन आए हैं सारे ऐसे नहीं है, उसमें से कुछ ही परसेंट होंगे। पर मैंने जो रियलाइज किया जब मैं 2016 में आया था, उस टाइम जो थी ना, इंडियंस को काफी अच्छा पसंद करते थे लोग। तो अब थोड़े से बंदे थोड़े से ये क्लोज कर लो कि आप थोड़े से क्लोज हो गए इंडियन कल्चर की तरफ से, या ऐसा कुछ लगा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगा। देखो इंडियन कल्चर अभी उल्टा बहुत बड़ा फैल रहा है पूरा हर जगह पे। और इंडियन फूड जैसे इस समय मेरे को लगता है पोलैंड में, अपार्ट फ्रॉम पोलिश फूड जो हमेशा टॉप पे रहेगा, पोलिश और इटालियन फूड के बाद अभी इंडियन फूड ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे अभी, क्योंकि हमारा सप्लाई है सब रेस्टोरेंट्स को। तो अभी मोर देन 500 इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी हैं पोलैंड में, मे बी मोर, इतनी छोटी छोटी और भी हैं जो हम लोग को पता नहीं है। आजकल तो इवन कबाब शॉप भी इंडियन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो इंडियन
जो कल्चर का, फूड का और इंडियन फेस्टिवल्स, आज होली आप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं तो 90% तो पोलिश लोग आते हैं, दे लव, उनको अच्छा लगता है कलरफुल इंडिया या कलरफुल हर चीज़। जैसे देखोगे तो आप इंडिया के हर चीज़ जो है उसमें कलर्स है, तो वो इन लोगों को अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि इन लोग, देखो ये जो छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं या दारू पी के लोग मस्ती करते हैं या अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब करते हैं, अब ये हो रहे हैं, ये इंसिडेंट्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। जो नई यंग जनरेशन्स आ रही हैं उनकी वजह से, जैसे अभी पढ़े लिखे लोग आईटी इंडस्ट्री में या बैंक, उन लोग ये सब का, वो फैमिली वाले वो आते हैं, फैमिली वाले हैं। फैमिली, तो उन लोग ये सब काम नहीं करते उन लोग। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को, थोड़ा मैसेज है कि आप थोड़ा सा इंडिया का नाम नहीं खराब करो। तो ये यंग इंडियंस के लिए है, जो फैमिली वाले बंदे, फैमिली वाले कोई भी ऐसे नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई सुना ही नहीं है मैंने। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे आते हैं इंस्टेंसेस, लेकिन मोस्टली सब भी बैचलर्स हैं। हाँ, बैचलर्स है, लेबर क्लास है। जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं आजू बाजू में, चिकन की फैक्ट्रियाँ हैं, पैकिंग की है, चौक वहाँ पे पैकिंग का काम करने आते हैं। तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और इन लोगों को जो एक कुछ आदतें हैं जो वो अडॉप्ट कर लेते हैं और वो फिर जब पीने के बाद वो हैवान बन जाते हैं, वो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है अभी इस समय। अब आपको क्या लगता है कि एट दिस मोमेंट पोलैंड जो है वो बिजनेस करने के लिए अच्छी जगह है, अगर बहुत कोई अच्छी इन्वेस्ट जगह, करना चाहे तो बहुत पोलैंड अच्छी में? जगह है। पोलैंड इस समय यूरोप का सबसे सस्ता ओवरहेड खर्चों वाला कंट्री है। वेयर हाउसिंग सस्ती है, लेबर अभी भी सस्ता है यहाँ पे, कंपेयर टू आप जर्मनी जाओ या कहीं पे भी जाओ जहाँ पे 2000-2500 यूरो है। आज यहाँ पे अभी भी आपको, जैसे अगर नॉर्मल लेबर चाहिए तो 1000 यूरो बेसिक सैलरी में मिल जाता है, तो वो खर्चे कम हैं। वेयर हाउसेज सस्ते हैं, ऑफिसेज सस्ती हैं थोड़े आउटस्कर्ट्स में। सिटी सेंटर में जाओगे तो पैरेलल है जो अगर ऑफिस वगैरह करोगे तो। बाकी बिजनेस के लिए पोलैंड अभी भी बहुत फेवरेबल है। पोलैंड के आसपास में इतनी जो कंट्रियां हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी सप्लाई हो रही है हर जगह पे। अभी लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये मार्केट खुल रहे हैं। पहले हमारा बेलारूस और ये यूक्रेन और रशिया बहुत ज़बरदस्त मार्केट था। तो ये स्विच होता रहता है बिजनेस। अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है कि भाई आप किस चीज़ को मार्केट क्रिएट करके और किसको ग्रैब कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर होना चाहिए इसका। तो अगर कोई इंडिया में बैठा है बिजनेसमैन और वो बोल रहा है कि भाई मैं कुछ यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो पोलैंड जो है मेरे हिसाब से बेस्ट इकोनॉमी भाई है कुछ अभी। स्पेशलिटी भी होनी चाहिए। पैसा तो हर किसी के पास है, मैं आके इन्वेस्ट करूँ और काम करूँ, नो नो, नॉट ऑल, नहीं होगा ऐसे। यू हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट इन सम फील्ड, इन सम मैन्युफैक्चरिंग या सोर्सिंग। अगर आप में वो कोई स्पेशलिटी है, आके मार्केट स्टडी करो उन चीज़ों की। अगर यहाँ पे मार्केट है तो बहुत बड़ा मार्केट है। पोलैंड नहीं है, पूरा यूरोप है। पोलैंड से हर जगह माल जाता है। आज हम लोग भी फूड स्टफ का काम है तो मैं पोलैंड पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरा करीबन 12-15 कंट्री में माल जाता है यहाँ से, तो उस पर मेरा और मार्केट स्टडी किया हुआ है। एक मार्केट में निच देखी है कि भाई ये चीज़ हम लोग बेच सकते हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास पैसा है तो मैं आके पोलैंड में धंधा कर लूँ। नो, आई विल नॉट एडवाइस। वो तो पैसे गुम होके ही जाएंगे वापस। तो बेस्ट ये है कि आप आके जो यहाँ पे पहले मार्केट ऑब्जर्व करो, बिल्कुल अपनी कुछ स्पेशलिटी लेके आओ यहाँ पे, तब बिजनेस करने का सेंस बनता है। बिल्कुल, प्रोडक्ट को एनालाइज करो पहले। वो प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है पहले तो ये, उसके बाद आपका उसका जो प्राइस आप सोच रहे हो, जो आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं उसमें और आप में कितना फ़र्क है। अगर यू आर मोर मास्टर, आपका सोर्सिंग, आपकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा स्ट्रांग है क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज, तो मार्केट इज़ बिग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जैसे बता रहे थे कि ये जो ओवरऑल जो बिजनेस आपने किया है इसका, तो अब आप जैसे पहले देखते हो जब 1998 में आपने बिजनेस किया था, और अब आप अगर पीछे देखते हो तो कैसा लगता है कि भाई आपने एक मीनिंगफुल लाइफ जी है? 100% बहुत मीनिंगफुल पीसफुल लाइफ जी है, कोई प्रॉब्लम वाली लाइफ नहीं जी है। बस आपको तो खाली मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है, तो आपका कभी आप गलत नहीं जाओगे। बस ये आपको बहुत बड़ा ध्यान रखना है। और आपने जैसे बताया कि हमेशा जो है लर्निंग आपने नहीं छोड़ी है ना? ना, अभी भी नहीं छोड़ता हूँ। अभी भी नहीं छोड़ते आप, हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते जिस आदमी से मिलता हूँ, बड़े आदमियों से, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। ये तो ज़रूरी भी है बहुत। आप कुछ ऐसा जैसे
कई बार बंदे होते हैं कि भाई एक कंफर्ट जोन में आ गए, आपने बताया कि भाई जैसे आपका टेक्सटाइल का था पर आपने फिर मूव किया, तो जैसे कुछ बंदे हैं जो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या ये ठीक रहे कि भाई अपना जो जितना स्पेसिफिक वे कमा रहे हैं उसमें ही खुश रहें, या फिर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए? कोई भी बिजनेस जो है ना, अब कंफर्ट जोन में आएगा ही नहीं। अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पूरा चेंज हो रहा है, हमेशा अपग्रेड होता रहता है। अभी नोकिया फॉर एग्जांपल मोबाइल है, या इस टाइप के जो भी जिन्होंने अपने आप को एप्पल और सैमसंग के हिसाब से अपग्रेड नहीं किया, तो वो मार्केट से आउट हो गए। अभी आप बोलोगे कि भाई हाँ मेरा तो अभी किराने का ग्रोसरी का काम है, मैं महीने का 5 मिलियन का धंधा कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत है। ये अगर आपने उस कंफर्ट जोन में आ गए तो 5 से 1 मिलियन पे कैसे आ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं कि इस ट्रेंड को, इस मार्केट को कैसे शेयर लें। उसका आपका जो एक एक केक है, उसका आधा केक का पीस है या क्वार्टर पीस का पैसे कैसे खाएं, वो आपको नहीं खाने देना है। वो क्या करना है, उस केक को अपग्रेड करना है, उसको कैसे और डेकोरेटिव बनाना है, कैसे उसको जैसे मार्केट का ट्रेंड है आज, अगर स्पाइडरमैन का केक बनाना है तो आपको, आप अगर वही बेसिक गोल वाला केक बना के आज तक बैठे होते तो आपको मार्केट आपका खत्म हो जाता, क्योंकि दूसरे लोग बना रहे हैं और उन लोग वो मार्केट ले रहे हैं वो। तो यू हैव टू बी ऑलवेज अहेड ऑफ द मार्केट। कुछ सोचो कि भाई अब इसको और आगे अपग्रेड कैसे करूं। आप कभी भी सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे कोई बिजनेस पे नहीं आओ, वो नहीं चलेगा। कोई भी आएगा तो वो उसका ट्रेंड जो है वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ, आप एप्पल वाला भी तो है ना, हर साल में एक नया मॉडल निकालता नहीं, क्यों निकालता है? एप्पल तो आज हर कोई लेता है ना, जो पैसे वाले लोग हैं वो एप्पल लेंगे ही लेंगे। तो अब उन लोगों को से एक्स्ट्रा पैसे कैसे निकालने हैं, उसको पता है कि अब नया मॉडल लेके आऊँगा। पैसे वालों को तो इमेज चाहिए, एक वो स्टेटस वाला कि भाई मेरे पास एप्पल आईफोन आज 18 आ गया या 17 आ गया। वो क्यों करते हैं? उनको पता है इन लोगों से पैसे कैसे निकालने। तो आपको मार्केट का ट्रेंड एक स्टेप आगे का सोच के ही बिजनेस करना है। सेटिस्फैक्ट्री लेवल बिजनेस में कभी नहीं होनी चाहिए, नहीं। आपसे एक बात पूछता हूँ मैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा है यंग मेरे जैसा, बोले कि हरीश जी मेरे को कोई बिजनेस करना है, और कोई भी बिजनेस, मेरे पास है इन्वेस्टमेंट, मेरे पास नॉलेज इतनी नहीं है, आप पर्सनल लेवल पे उसके साथ नॉलेज शेयर करोगे? नॉलेज तो मैं शेयर करूंगा, पहले मैं उसकी कैपेसिटीज़ देखूंगा कि इस आदमी में कोई ऐसा बुद्धू आदमी के पास पैसे हों तो वो पैसे तो गवा ही देगा। अगर मैं उसको बोलूँगा कि तू रेस्टोरेंट खोल दे, वो रेस्टोरेंट में बैठा रहेगा, कस्टमर से नहीं मिलेगा, खाने पे ध्यान नहीं देगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो तो बंदी हो जाएगी ना। तो उस आदमी की मैं पहले थोड़ा सा समझता हूँ कि उस आदमी में स्पेशलिटी क्या है, मार्केटिंग की स्पेशलिटी है या अकाउंटिंग की स्पेशलिटी है, किस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बात करने में। अगर प्रेजेंटेबल है, पीआर मेरे को लगता है इसका अच्छा है, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगा कि तू ये काम कर ले। ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन तेरा काम चल जाएगा। बाकी ऐसे ही आप अगर गधे को बोले कि तू घोड़ा बन जा, तो वो तो नहीं बनेगा, तो गधा ही रहेगा। तो वो नॉर्मल ऐसे ही होता है। तो मैं थोड़ा सा लोगों को गलत एडवाइस कभी नहीं देता हूँ। खाली पैसा, मेरे लिए खाली पैसा नहीं होता है। यू हैव टू हैव योर ओन इनर स्ट्रेंथ, इनर आपको एनर्जी होनी चाहिए, और आपका जो माइंड है वो किस एंगल में, किस लेवल पे काम करता है। आप उस स्टेट में आप धंधा करोगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सर्विस इंडस्ट्री है, आपका बोलना चालना अच्छा है, आपका मिलना अच्छा है, ड्रेसअप अच्छा है, और आप लोगों से अगर प्यार से बात करते हो तो सर्विस इंडस्ट्री में जाओगे तो यू विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल, चाहे कोई भी चले जाओ। तो मैं उस हिसाब से गाइड करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि आया तू पैसे लेके हाँ तो ये काम कर ले, तो मेरे को पता है वो 1 साल के बाद बोलेगा अरे भाई आपने मेरे को बोला तो मेरा तो पूरा लॉस हो गया। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी नहीं रहेगी कोई भी, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छी गाइड करो, उनको अच्छा मार्गदर्शन दो। मैं कल ये देखता हूँ मैं। और कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप, जो भी यंग आ रहे हैं और इंडियंस है हमारे लिए? हम भी तो आपसे यंग है। नहीं नहीं, यंग तो सब है, ऐसी बात नहीं है। जो अब तो अभी मेरे ख्याल से पोलैंड में जो 60+ वाले बहुत कम लोग हैं इंडियंस। लेकिन देखो, मैं ये बोलूँ कि कोई भी काम करो उसमें ईमानदारी, मेहनत, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, और नेवर गिव अप। आप ये मत समझो कि भाई चलो यार ये मेरे से ये नहीं होगा, पहले उसको कोशिश करो कि कितना
आपके नाक तक अगर पानी आ गया, उस लेवल तक आप उसको कैसे सर्वाइव करो, उसको कैसे अपग्रेड करो और उसको कैसे बिजनेस को बढ़ाओ। गिव अप मत करो। आपने अगर शुरू किया है, कुछ सोच समझ के शुरू किया है, कुछ किसी से 10 लोगों से पूछा होगा, आपने अपने कैपिटल के हिसाब से अपना बिजनेस प्लान बनाया होगा, तो गिव अप मत करो। कीप इट अप। मार्केट है, हर चीज़ का मार्केट है, लेकिन ये है कि आप अपने आप को कैसे उस मार्केट के ट्रेंड में अपने आप को कैसे डालते हो, वो पहले आपको करना है। मार्केट आपको नहीं प्लेट में आके खाना दे देगा कि आप खाओ, हम बैठे हैं, कोई नहीं करेगा। आपको खुद के ही एफर्ट्स करने हैं और कभी गिव अप मत करो। ऑलवेज कीप ऑन फाइटिंग एंड अपग्रेडिंग योरसेल्फ। थैंक यू हरीश भाई, आज Thank आपने you. बात की हमसे। जय श्री Thank राम। you. जय श्री और राम। आपसे मिलता रहूंगा मैं। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू।